हो गया है? ठीक, चलो। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग को जो बात करनी है, आज हमें जो बात करनी है, हम आज व्यंजन वर्ण में बात करनी है। किसमें? व्यंजनों पे। स्वर हमने कंप्लीट कर दिए थे। अब थोड़ा हिंदी को थोड़ा सा स्पीड से हमें आगे खींचना पड़ेगा, तभी हमारा काम ये थोड़ा सा और बेटर हो पाएगा, है ना? सब लोग फटाफट से आ जाओ, सब लोग फटाफट से आ जाओ, ताकि हम जल्दी स्टार्ट कर सकें। ठीक है, सब लोग फटाफट से आ जाओ ताकि हम लोग जल्दी स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो आज हमें कहानी शुरू करनी है। किसकी? व्यंजनों की कहानी शुरू करनी है ना। हेडिंग हम लिखते हैं, आप लिखो व्यंजन। आज हम व्यंजनों पे चलते हैं। स्वर मैंने आपको पढ़ा दिए थे हिंदी के अंदर, स्वर मैंने आपको पढ़ा दिए थे, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने स्वर जो है वो पढ़ लिए होंगे, वहां आपको कोई दिक्कत ज्यादा अब नहीं होगी। ठीक है, देखो, जब हम व्यंजनों की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हम व्यंजनों की हम बात करते हैं, तो कुछ बात आपको पहले समझनी है। देखो, व्यंजन हम कहते किसको है? पहली बात तो यह है, देखो, आप मुझे पहली बात ये बताइए, आप मुझे यहाँ पे क, ये एक व्यंजन है या फिर नहीं है? ठीक है, क्या सर ये एक व्यंजन है? याद रखना, क एक व्यंजन नहीं है। ठीक है, क एक व्यंजन नहीं है। फिर क क्या है? क एक अक्षर है। क क्या है? एक अक्षर है। ठीक है सर, अक्षर क्या होता है? जिसमें दो ध्वनियां होती हैं। तो इसमें कौन ध्वनि है? एक एक क की ध्वनि है और इसमें एक अ की ध्वनि है। तो ये क्या है? अपने आप में एक अक्षर है। ठीक है, तो सर व्यंजन क्या है? आप देखो, जब मैंने इस क में से मैंने अ को निकाल दिया, ये जो मेरे पास बचा हुआ है ना, ये वाला, ठीक है, ये हमारा है व्यंजन। ये हमारा क्या है? एक व्यंजन है। ठीक है, और अपने आप में वर्ण तो है ही, वर्ण तो है ही है। वर्ण क्या होता है? जिसका अंतिम विभाजन हमने कर दिया है, उसे अब हम और आगे नहीं तोड़ सकते हैं। तो क का हम और आगे थोड़ी तोड़ पाएंगे। तो ये व्यंजन तो है ही है, सर यहाँ पे ये आपका वर्ण तो है ही है, लेकिन क्या है? ये एक व्यंजन है। ठीक है, जबकि ये क क्या है आपका? ये क्या है आपका? पे अक्षर है। इसे मैंने आपको बताया था पे, जैसा हम लिखते हैं, अगर मुझे यहाँ पे मुझे कमल लिखना हो, कमल लिखना हो, तो कमल को मैं ऐसे तो लिखता हूं, या कमल को मैं ऐसे लिखता हूं, क ओ, ठीक है, म ओ लो ओ। क्या मैं ऐसे लिखता हूं? क्या ऐसे थोड़ा लिखता हूं मैं ऐसे नहीं लिखता हूं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं हमारी जो हिंदी भाषा है, जैसे हम कमल ऐसे लिखा, हिंदी भाषा की लिपि आपकी व्यंजनात्मक थोड़ी है। कैसी है? ये अक्षरात्मक है। हम अक्षरों में लिखते हैं, है ना? हम कैसे लिखते हैं? हम कमल कैसे लिख रहे हैं? हम ये अक्षर में लिख रहे हैं। तो हिंदी भाषा की जो आपकी लिपि है वो आपकी अक्षरात्मक है। ठीक है, इतना तो आपको एक बात समझ में आ गई है। तो देखो, इसका मतलब आपको क्या सर समझ में आ गया? आपको एक बात ही समझ आ गई है, व्यंजन वो होगा जिसमें क्या लगा होगा? ये हलंत लगा होगा। इसमें क्या लगा होगा? अपने आप में हलंत लगा होगा। इसीलिए आपने व्यंजन संधि में आपने देखा होगा, ठीक है, जब भी आपका व्यंजन संधि होती है तो इसके आगे से आपका ये आपका है यहाँ पे, तो हमेशा व्यंजन संधि में इस साइड में हमेशा क्या होगा? हलंत लगा होगा। तभी तो व्यंजन संधि होती है वो, तभी तक वो व्यंजन संधि होती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई है? तो व्यंजन, व्यंजन का मतलब क्या होगा? जिसमें हलंत लगा हुआ हो। अगर किसी वर्ण में हलंत नहीं लगा हुआ है तो सर वो क्या है? एक अक्षर है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमारे जो किताबें होती हैं उनमें तो व्यंजन लिखे होते हैं और फिर उसके नीचे ऐसा लिखा होता है। ठीक है, क्योंकि वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। हमारी भाषा जो है वो अक्षरात्मक है, उसमें अक्षरों को लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो, हम तो पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड हिंदी पढ़ रहे हैं, मानक हिंदी हम पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम के हिसाब से। तो मुझे एक बात तो ये समझ में आ गई है, ठीक है, तो इसका मतलब अब आप व्यंजनों को तो आप लिख लोगे, तो फटाफट से आप पहले व्यंजनों को लिख लो। सर क्या होता है आपका? पे क, जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है, क ख क, ठीक है, सब में क्या लगा होगा? हलंत। ठीक है, क ख ग घ अंग, फटाफट से लिखो, क ख ग घ अंग, यहां नहीं होगा बिंदी, यहां अंग। ठीक है, फिर लिखो च
चौ, छ, जौ, झ और यौ। ठीक है, फिर लिखो टो, ठो, ठीक है, टो ठो, डो, यहाँ हलंत लगा रहा हूं तो इसका मतलब मैं इसके पीछे क्या लगाऊंगा, और को इसमें चिपका दूंगा, तो यहाँ हलंत नहीं होगा। एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। छौ का डिवाइडेशन क्या है, देखो छौ को हम कैसे वन, क प्लस 100 पूरा भी हो सकता है। अगर यहाँ हलंत लगाओ तो इसमें से क्या निकालेंगे हम, और निकालेंगे। ठीक है, ये आपको छो। ठीक है, फिर आपका पे त्रौ, देखो त्रौ क्या, तो सर आप त्रौ, तो प्लस लिखो तो फटाफट, तो प्लस रॉ प्लस और ये आपका त्रौ हो गया। ठीक है, छो अगर पे ग्यों, ग्यों दिखा करना भाई ग्यों, ग्यों का बे, देखो ग्यों का बे जौ प्लस यो, जौ प्लस यो प्लस क्या होता है आपका बे ये और होता है। यहां तक सबको समझ में आ गया है। अब देखो, अब इसके नीचे एक आपका आता है स्रो, अरे स्रो, देखो आपको नीचे नहीं दिखेगा, मैं इसलिए इसका यहां लिखता हूं, आपको उधर लिखना है। ठीक है, देखो स्रो, ये स्रो सर क्या होता है, देखो बेसिकली आपका बे, ये आपका है 100 प्लस क्या होता है सर ये रॉ, ये हम इतना हमको पता है। एक बात ध्यान रखना पे, ये जो स्ट्रॉ है ना, इसे दो रूप में लिखा जा सकता है। देखो एक तो ये इसका ऐसे लिखते हैं, देखो एक तो ये 100 को हम लिखते हैं ऐसा वाला, ये स्ट्रॉ है आपका, ठीक है, ठीक है ये वाला। और दूसरा देखो आप दूसरा आपका दूसरा आपका ये आपका है ये स्ट्रॉ, ये स्ट्रॉ। ठीक है, अब बात क्या है सब, देखो बात क्या है, जरा हम बात समझते हैं। जब भी आपके इस 100 में देखो, ये भी आपका स्ट्रॉ है और ये आपका, ये भी आपका, अगर मैं इसमें ऐसा लगा दूंगा, ये भी स्ट्रॉ ही है, ये भी स्ट्रॉ ही है। लेकिन बस बात इतनी सी है, जब भी मुझे इस 100 में, इस 100 में जब भी मुझे रॉ लगाना होगा, इस 100 में जब भी मुझे क्या लगाना होगा, रॉ लगाना होगा, तब मैं इसका प्रयोग नहीं करके मैं इसका प्रयोग करूंगा। बस बात इतनी सी है, दोनों ये स्रो ही है, दोनों ही क्या है, ये स्रो। ये तो आपको देखो 100 प्लस रो है, आपको समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब। देखो एक तो आपका ये जो मैंने लिखा है ना, यही आपका ये है, यही आपका ये है, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो ये भी आपका 100 ही है, ये भी 100 ही है, ठीक है। लेकिन जब मुझे लगाना होगा रॉ, रॉ लगाना होगा तो मैं इसमें नहीं लगाऊंगा, मैं किसमें लगाऊंगा सर, इसमें लगाऊंगा। ठीक है, मुझे श्री लिखना होगा तो मैं श्री ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं श्री ऐसे लिखूंगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है।
है दोनों ये एक ही, ठीक। चलो तो 100, तो फिलहाल आपका जो ये 100 है, ये 100 है सर किससे मिलके ना आपका ये आपका 100 आपको नीचे दिख रहा है 100 प्लस रॉ प्लस सर किससे है ये और से। यहां तक सबको क्लियर हो गया है, यहां तक सबको क्लियर हो गया, बहुत ठीक है। ये तो आपकी थोड़ी सी कुछ बेसिक बात है, ठीक। अब देखो, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी आपके होते हैं। देखो जैसा आप कहां पे, जैसा आप कहां पे, ये तो आपके ये कहां पे, इन्हें कहते हैं संयुक्ताक्षर। इन्हें क्या बोलते हैं यहाँ पे, इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं, संयुक्ताक्षर है ना। थोड़ा इसमें मैं थोड़ा आगे थोड़ा जल्दी निकल पाऊं यहाँ से ना, ये सब पता है आपको ऐसे, ठीक है। देखो लेकिन कुछ अमान्य संयुक्ताक्षर भी है, अमान्य संयुक्ताक्षर, ठीक है। जैसे तो आपको यहाँ पे ध्यो, ठीक है, मुझे लिखना होता है विद्या या विद्यालय, ठीक है। तो ये जो आपका ये आपका जो ध्यो है, ये वास्तव में आपका वी है, ये आपका दो आधा है, फिर आपका या है। इसमें धौ से कोई मतलब नहीं है, विद्या आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। बट एक बात आप ध्यान रखना, सर क्या सर ये शब्द मेरा सही है? अगर आपके शुद्ध शुद्ध में आ गया विद्या, ये आ गया आपका विद्यालय, क्या क्या आपका में विद्यालय आ गया, सर क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका ध्यो है आपका, यानी कैसा, ये दो प्लस यो प्लस ओ, ये भी देखो, ये भी तीन से मिलकर ना बना हुआ है, ये भी सब तीन से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये मान्य है, ये मान्य नहीं है। और जब ये मान्य नहीं है तो इससे बना हुआ जितनी भी चीजें होंगी आपकी, वो सब क्या हो जाएंगी आपकी, अमान्य हो जाएंगी। यानी कि विद्या गर्भ लिखा हुआ है तो अमान्य कौन सा हो गया आपका, ध्यो। इसके अलावा देखो द्वो, द्वो ये भी आपका एक अमान्य है, द्वो भी क्या है आपका अमान्य, ठीक है। आपको यहाँ पे अमान्य लिखना है, अमान्य के आगे आपको एक, ये आपका हो गया कौन सा, ये आपका ध्यो हो गया, ये आपका द्वो हो गया, ये अमान्य है। सर कैसे सर? देखो जैसा आपका यहाँ पे ये द्वो है ना, आपका लिखा होता है द्वंद्व, द्वंद्व समास लिखा होता है, द्वंद्व, ठीक है। सर क्या ये आपका मान्य है? बिल्कुल नहीं है। देखो ये तो आपको पता होगा, इसमें जो नीचे लगा होता है ये पूरा होता है और ये ऊपर वाला क्या होता है, हमेशा आधा होता है। अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो ये दो आधा होगा, इसमें से आपका वो निकलेगा और इसमें वो में क्या निकलेगा, और निकलेगा, ये आपका दो है। अगर द्वा होता तो ये आपका आ हो जाता, अगर दी होता तो इधर आपका इसकी जगह आपका ई हो जाता है। ये तो वर्ण विच्छेदन है ना, ये तो अलग ही टॉपिक है, ठीक है। तो देखो, तो फिलहाल बात मेरी ये है, अगर ये द्वंद्व लिखा हो तो ये द्व भी आपका अमान्य है, इसलिए आपका ये द्वंद्व भी अमान्य होगा। सर इसका शुद्ध कैसे बनेगा फिर, दो, ये वो, फिर आधा नौ, फिर दो, फिर वो, ये इसका शुद्ध बनेगा, ठीक है। जैसा हम लिखते हैं पद्धति, पद्धति, ठीक है। तो देखो यहां पे आपका ये दो और इसके नीचे धौ लगा हुआ है, ये भी आपका क्या है, अमान्य है, ठीक है। यानी कि ऐसा वाला, तो इसका शुद्ध सर कैसे होगा, प आधा दो, देखो जो नीचे लगा होता है वो हमेशा पूरा होता है, फिर आपका पे धौ, फिर आपका ती, ये ऐसा शुद्ध होगा पद्धति। क्या आपको बात समझ आ गई मेरी? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहाँ पे ठीक है। तो अमान्य देखो कौन कौन से हैं, सिंपल बात है, इनके अलावा जो भी ऐसे बने होंगे वो सब अमान्य होंगे। ज्यादातर प्रचलन में आपके यही तीन होते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं, देखो ये जो आपके व्यंजन है, ये जो आपके यहाँ पे व्यंजन आपके हैं, देखो व्यंजन तो कहां तक है आपके भाई, व्यंजन कहां तक है, व्यंजन तो आप खाली हो तक ही है ना, व्यंजन तो आपके खाली यहीं तक है ना, ये तो फिर जोड़ तोड़ के बना रखे हैं ये, ठीक हो, ठीक है। व्यंजन आपकी यहीं तक की है। अब हम करते हैं इनका वर्गीकरण। लिखो व्यंजनों का वर्गीकरण, फटाफट लिखो व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक हो, ठीक है। व्यंजनों क्या लिखना आपका बे, वर्गीकरण आपको लिखना है, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, अब इसको मिटाना ही पड़ेगा, ज्यादा इसका कोई काम नहीं, ठीक है। लिखो व्यंजनों का वर्गीकरण, फिर से लिखने पड़ेंगे, हालांकि अभी अरे देखो लिखने ही पड़ेंगे ना, कंजूसी नहीं करनी पड़ेगी, और हमें आलस नहीं करना पड़ेगा ना। व्यंजनों का वर्गीकरण इसको दे दो, हाँ दे दे, किसी में भी दे दे। व्यंजनों का क्या नाम है, वर्गीकरण। अब जरा एक बात देखो यहाँ पे, जरा में एक बात हम यहाँ पे सुन लेते हैं, ठीक है। चल देखो वर्गीकरण का देखो, हर व्यंजन, प्रत्येक व्यंजन, हर व्यंजन, हर व्यंजन की 5 विशेषताएं होती हैं। कितनी होती है सर? हर व्यंजन की 5 विशेषता होती है, पहले भी समझा रखा था।
पहले ही बता रखा था, हर स्वर हो चाहे व्यंजन हो। सुनील तो इसको चार्ज लगा दे मेरे फोन को, ठीक है। हर व्यंजन की 5 विशेषताएं होती हैं। हर स्वर की भी क्या थी, 5 विशेषताएं। हर व्यंजन की 5 क्या होती है आपकी विशेषता होती है। सर कौन कौन सी होती है, देखो यहाँ पे ये 5 सर कौन कौन सी होती हैं, इसे मैं 2 भागों में बांट लेता हूं, इसे 2 भागों में, ठीक है। पहली बात, पहला होता है आपका उच्चारण के स्थान पर। कैसे होता है आपका उच्चारण के स्थान पर या उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है। कोई भी हमारा जो व्यंजन वर्ण है, जो व्यंजन हमारे वर्ण है, उनका उच्चारण हमारा मुंह में कहां से हो रहा है, ठीक है। दूसरा होता आपका प्रयत्न विधि के आधार, प्रयत्न विधि के आधार, प्रयत्न विधि के आधार पर, मतलब किसी व्यंजन के उच्चारण में हमारे मुख के किस भाग को प्रयत्न करना पड़ रहा है, उस आधार पे भी आपके इनका डिवाइडेशन होता है। सिंपल आपसे पूछ देगा कि प्रयत्न विधि के आधार पे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखना सर 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं यहाँ पे, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और उच्चारण के स्थान पर एक ही प्रकार का है, ठीक है। अब देखो तो ये तो एक ही है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी पढ़ेंगे। प्रयत्न विधि के आधार पर सर कौन कौन से होते हैं, ये 4 कौन कौन से हैं, 4 देखो। पहली बात, किसी भी वर्ण के उच्चारण में हमारे मुंह से निकलने वाली हवा, ठीक है, हमारे मुंह से निकलने वाली हवा किसी के उच्चारण में कम निकलती है, किसी के उच्चारण में ज्यादा निकलती है, ठीक है। तो पहला प्रयत्न कौन करता है, मुंह से निकलने वाली हवा। पहला कौन करता है, मुंह से निकलने वाली, मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर, हवा के निकलने वाली हवा के आधार पर, ठीक है ना। मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर सबसे पहले आपका प्रयत्न हवा को करना पड़ता है। दूसरा प्रयत्न सर देखो यहाँ पे एक बात, ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे जो मुंह के अंदर स्वर तंत्रियां होती है, स्वर तंत्रियां, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कौन कौन सी कैसे होते हैं, देख लो। स्वर तंत्रियों के आधार पर, सन तंत्रियों के आधार पर एक आपका ये होता है, हमारे मुंह के अंदर कौन सी जो स्वर तंत्री है वो कैसे कैसे काम कर रही है, ठीक है। कौन सी स्वर तंत्री कैसे कैसे काम कर रही है। स्वर तंत्री बोले तो यहाँ पे वोकल कॉर्ड है ना, जो हमारा पे ऐसा होता है ना, देखो ये हमारा जो हमारा ये हमारी गर्दन होती है यहाँ से ये वाला, तो यहाँ पे हमारी एक्चुअली स्वर तंत्री होती है, वोकल कॉर्ड यहीं से होती है ना। किसी की स्वर तंत्री बहुत अच्छी होती है तो उसकी आवाज बहुत अच्छी निकलती, बहुत मधुर निकलती है, नहीं, ठीक है। आपको पता है लता मंगेशकर जब मर गई थी तो उसकी ये स्वर तंत्री निकाल ली गई, देखने के लिए आखिर इसमें ऐसा है क्या इस स्वर तंत्री के अंदर कि इनकी आवाज जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी है ना। तो वोकल कॉर्ड का ही सारा कमाल है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे तीसरा, देखो तीसरा, ठीक है। तीसरा तब है नाक और मुख, हमारा जो नाक है एंड मुख, ठीक है। नाक और मुख कैसे प्रयत्न करते, देखो ये तो क्या था, मुख से निकलने वाली हवा, ये हवा के आधार पे है, इसमें नाक मुख के आधार पर नहीं है, हवा के आधार पे है। वो बात अलग है कि हवा मुख से ही निकलेगी, जैसी बात हम जब बोलेंगे तो, ठीक है। अब इसमें हमारा नाक और मुख भी प्रयत्न करता है, नाक और मुख भी प्रयत्न करता है, वो कैसे करता है वो आपको देखेंगे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे चौथा और आपका एक और होता है, लिख लो, ओष्ठ और जीव, ओष्ठ और एंड जीव, ठीक है। ओष्ठ और जीभ के आधार पे ये भी प्रयत्न करते हैं, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, नहीं आ गई है, मेरे हिसाब से तो आपको ये सब बातें समझ में आ जानी चाहिए। अब नहीं आई है तो भाई अभी आ जाएंगी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, इनको तो हम सब पढ़ेंगे ना। देखो आपको संदर्भ दिखा दे, मुख से निकलने वाली हवा, ज्यादा हवा निकलेगी कम हुआ निकलेगी, दो ही केस होंगे भाई, कम निकलेगी तो अल्प प्राण, ज्यादा निकलेगी तो महाप्राण। तो इस आधार पे वाक्य जो वर्ण है वो कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 प्रकार के, एक अल्प प्राण हो जाएंगे, एक महाप्राण हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यही तो है सीन। चलो तो अब हम एक एक करके सबको देख लेंगे। तो पहला आप लिखो उच्चारण स्थान के आधार पर, क्या लिखा हुआ आपने, उच्चारण स्थान के आधार, फटाफट से लिखो, पहले लिखो उच्चारण स्थान के आधार पर। सबको समझ में आ रहा है, अंतिम बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पे आप लिखते चलो। पहला देखो, जब मैं पहला लिख रहा हूं किसके आधार पे, उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार में किसकी बात कर रहा हूं, व्यंजनों की जब मैं बात कर रहा हूं तो देखो क्या करना है। सबसे पहले आपको एक डायग्राम चाहिए इसके लिए। कौन सा डायग्राम चाहिए सर, ये वाला। देखो पहले मैं इसको थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करता हूं, है ना, ये आप अगर समझ जाओगे तो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा।
वैसे ही बना लो है ना इसको, थोड़ा सा जैसा भी होता है बना लो इसको। चलो ये ऐसा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? जी सर, बहुत अच्छा एंटन, ठीक है ना। आगे चलते देखो, अब पहली बात तो आप ये समझ लो, हमारे मुख की जो कंडीशन है वो कैसी कैसी है। हमारे मुख की कंडीशन जो है वो कैसी कैसी तरह उसको समझ लेते देखो, ठीक है। सबसे पहले एक बात आप ये समझ लो, देखो हमारे मुंह के अंदर, ठीक है, देखो सबसे नीचे तो हमारा ये हो गया, सबसे नीचे, ठीक है, सबसे नीचे आप कहां पे, इसे हम कहते हैं कंठ। इसे हम क्या कहते हैं, हम यहां पे कंठ कहते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं इसका पे, ये वाला जो एरिया इसे हम बोलते हैं कंठ। कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कंठ। अब देखो सर ये कंठ क्या होता है, जिनका उच्चारण हम यहां से करते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे, कंठ के, कंठ से हम जिन वर्ण को उच्चारण करते हैं बेसिकली सर कौन से होते हैं, क वर्ग वाले, देखो क, ख, ग, घ और अंग, इनका उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। कहां से होता है, कंठ से, ठीक है। क, ख, ग, घ, अंग, क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। तो इनका उच्चारण किस नाम में, कंठ से होता है, ठीक है। मतलब हमारे मुंह के जस्ट नीचे वाला, देखो आप बोल गए क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। अब जरा मैं आपको एक बात और समझाता हूं, लेकिन वर्तमान में हम लोग इसका उच्चारण कंठ से नहीं करके कंठ के थोड़ा सा ऊपर से करते हैं, कंठ से ना करके अशुद्ध करते हैं इसका उच्चारण, ठीक है। कंठ के थोड़ा ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं कोमल तालु। क्या बोलते हैं इसको हम, कोमल तालु, लिख लो, इसे कहते हैं कोमल तालु। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, कोमल तालु, कोमल तालु, ठीक है। तो संस्कृत में तो हम इनका उच्चारण कंठ से करते थे, लेकिन हिंदी में हम अशुद्ध तद्भव रूप इसका प्रयोग करते हैं, तो हिंदी में हम इनका प्रयोग कहां से करा, कोमल तालु से। तो हम क, ख, ग, घ और अंगों का उच्चारण हम कहां से कर रहे हैं, कोमल तालु से कर रहे हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक बात ऐसा आप ध्यान समझना, देखो अगर आपका आ जाए पेपर में क का उच्चारण स्थान क्या है, उसमें दो ऑप्शन हो, कोमल तालु और कंठ, तो ऑलवेज आप उसका आंसर कोमल तालु लगाओगे। लेकिन अगर कोमल तालु ऑप्शन में ना हो, क का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ हो और बाकी तालु मूर्धा जो भी होंगे, तब आपका कंठ भी इसका आंसर होगा। आप ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपका आ जाए कि क का उच्चारण स्थान क्या है, एक ऑप्शन इसमें हो कंठ, बाकी तालु मूर्धा, एक ऑप्शन इसमें कोई नहीं, कोई नहीं भैया, तब इसका आंसर आप यहां पे करोगे कोई नहीं, क्योंकि इसका उच्चारण कंठ है ही नहीं अब, ठीक है। इसका उच्चारण क्या है, कोमल तालु है, ठीक। चलो सर कोमल तालु हम कोमल तालु क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये वाला जो हिस्सा नहीं, हमारा दंत वाला हिस्सा है, ठीक है। दंत के ऊपर जो ये वाला हिस्सा नहीं, ये वाला, इसे बोलते हैं कोमल तालु, ठीक है। तो यहां पे जैसा मांस होता है ना, जैसा मांस होता है ना यहाँ पे, ऐसी मांस यहाँ पे भी होता है, लेकिन उससे थोड़ा कोमल होता है, इसलिए इसे कोमल तालु कहा जाता है। क्या आपको बात समझ आ गई है, मेरे साथ तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा बात समझने का हम यहाँ पे प्रयास करते हैं। देखो अब सबसे पहले हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। एक बात देखो पे, जो हमारा ये कंठ होता है ना, कंठ, कंठ कौन सा होता है, हमारा जीभ से थोड़ा सा आगे वाला हिस्सा, ठीक है, ठीक है। जीभ से, अब ये तो थोड़ा आपको इसमें तो आपको थोड़ा ज्यादा नीचे दिख रहा है, ये है ना, थोड़ा ज्यादा नीचे दिख रहा है नक्शे में, कोई बात नहीं है। लेकिन कंठ कौन सा है, जहां पे हमारी जीभ होती है ना, जीभ, ठीक है, देखो जहां से हमारी जीभ ऐसा लगी होती है ना, ऐसे जीभ हमारे ऐसे, ये जीभ हमारी ऐसे लगी होती है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा आपका ये कंठ होता है, आपका ये वाला हिस्सा जहां पे हमारी जीभ लगी होती है, उसके ठीक वाला हिस्सा। लेकिन इससे थोड़ा सा नीचे यहां पे एक छोटा सा ऐसा निकला होता है, ऐसा, ऐसा जीभ के कहां होता है, ये थोड़ा सा नीचे, ठीक है। कंठ के कहां होता है, थोड़ा सा नीचे होता है। क्या आपको समझ, ठीक है। नक्शे भले अब ये ज्यादा नीचे दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं है, मुंह के अंदर एक थोड़ा छोटा सा ऐसा निकला होता है, ठीक है। जन्म अभी इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, मैं इसे थोड़ा और नीचे बना देता हूं क्योंकि मैं लिखने की जगह चाहिए ना मुझे, ठीक है। ऐसे निकला होता है, इसे बेटा कहते हैं कागल, इसे क्या बोलते हैं, इसे कागल कहते हैं। इसी को ही हिंदी में एक और बोलते हैं, इसी को बोलते हैं काकल्य। क्या बोलते हैं इसको, काकल्य, ठीक है, ठीक है, याद रखना।
इसी को ही बोलते हैं अलीजिहवी। क्या बोलते हैं इसको? अलीजिहवी, जिहवी ये कहते हैं, अलीजिहवी कहते हैं। सर ये अलीजिहवी क्या है? अली का मतलब होता है छोटा, अली का मतलब क्या होता है? छोटा। लेकिन अगर अली अगर बड़ी हो जाए तो अली क्या होता है? इस अली का मतलब होता है सखी या मित्र, ये सखी का पर्यायवाची है अली। इस अली का मतलब क्या है? छोटा। ठीक है, अब देखो हमारा इस अली का काम नहीं है, तो देखो ये अली क्या है आपका? छोटा। ये क्या है? जीवी मतलब जीव, तो इसे कहते हैं छोटी जीव। अली जीवी मतलब क्या होता है सर? छोटी जीव। क्लियर हो गया? ठीक है, एक बात आप यहां पर ध्यान रखना, ये कंठ से हम क ख ग घ ङ का उच्चारण करते हैं, लेकिन उसके नीचे कागल या काकली या फिर अली जिहवी जो है, यहां से हम एक वर्ण का उच्चारण करते हैं, ये होता है आपका कौन सा सर? ह। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, ह का उच्चारण स्थान क्या है आपका? पे कागल हो सकता है ऑप्शन में, काकल्य हो सकता है, या फिर अली जिहवी बोले तो छोटी जीव इसका उच्चारण स्थान है। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? यहां तक तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अब हम थोड़ी ऊपर चलते हैं, देखो। ठीक है, देखो पे ये है आपका ओठ, ठीक है, आपका पे होंठ। देखो ये आपको जैसा निकल रहा है ना, ये होंठ है भैया, ऐसे ही बना दिया ना होंठ, अब कोई बात नहीं है। देखो होंठ, होंठ से हमारे क्या क्या निकलते हैं? ये आपका हो गया ओष्ठ। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं ओष्ठ, ये आपका ओष्ठ है। ठीक है, यहां से किन किन का उच्चारण होता है? ओष्ठ से। जब हम क्या करते हैं, हम अपने होठों को, होठों का जिसमें रोल आ जाएगा, देखो प फ ब भ म, तो इनमें हमारे होंठ क्या होंगे? बरोबर काम कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे ओष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो इनका उच्चारण देखो पे, ये बहुत आसान है, प फ ब भ और कौन सा आ गया? म। तो इनका उच्चारण क्या पे? आपका ओष्ठ है। देखो ओष्ठ के थोड़ा सा ऊपर में जाता हूं, तो ये आपका है आपका दंत। देखो ये दांत है, ये दांत, ऐसा मैंने बना दिया दांत की। कौन सा पे? ये आपका दंत है। देखो तो दंत सर कौन कौन से होते हैं? ठीक है, यहां मैं लिखता हूं कौन सा पे? हमें यहाँ पे दंत लिखता, आपका दंत लिखना। देखो दंत, ठीक है, दंत। तो सर दंत कौन कौन से होते हैं? तो वर्ग वाला। ठीक है, देखो तो अभी मैं इसकी एक चार्ट बनाऊंगा, है ना, चिंता करने का नहीं है। तो थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ ताकि आपको रटना ना पड़े। तो ऐसे लिखो, तो थो दो धो। ठीक है, धो। जरा आप मुझे बताओ, देखो यहाँ पे तो जरा बोल के देखो, ये बोल के देखना पड़ेगा, यहां पे थोड़ा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। देखो तो थो दो धो नो, जरा बोल के देखो, तो थो दो धो नो। क्या आपको लग रहा है कि सबका उच्चारण दांत से हो रहा है? देखो तो बोलने में जीभ कहां लग रही है? दांत में। ठीक है, तो थो दो धो नो, नो बोलने में जीभ वहीं पे लग रही है क्या, जहां पे तो थो दो धो बोलने में लग रही है? नहीं लग रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, नहीं लग रही है। ठीक हो? ठीक है, बहुत अच्छा। अंतिम बेटा, हाँ वो तो ठीक है, अंतिम ये तो ठीक है। अंतिम में बेटा ये पूछ रहा हूं कि जो आपका नौ है ना, नौ, नौ के उच्चारण में भी जीभ क्या वहीं पे लग रही है जहां तो थो दो धो के उच्चारण में लग रही है? तो मैं कहा लगी? दांत में, तो थो दो धो। लेकिन नौ बोलने में जीभ थोड़ी ऊपर लगेगी। ठीक हो गया? ठीक है, बोलने में जीभ बेटा दांत में नहीं लगेगी, दांत से थोड़ी सी कहां लगेगी? ये ऊपर वाले भाग में लगेगी। ठीक हो गया? ठीक है, नौ में नहीं लगती है, वही मैं कह रहा हूं। नौ बेटा कहां लगेगी? थोड़ी ऊपर लगेगी। कहां लगती है सर? दांत के ऊपर जो आपके मसूड़े होते हैं ना, मसूड़े, ये मसूड़ों में लगती है बेटा, मसूड़े में लगती है, मसूड़े में। ठीक हो? ठीक है, याद रखना, मसूड़े को हिंदी में, ये बेटा दांत के ऊपर आपका ये मसूड़े वाला एरिया है, ये मसूड़े को बेटा हिंदी में बोलते हैं, मसूड़े को बोलते हैं वर्तस्य। क्या बोलते हैं बेटा इसको हिंदी में? इसे कहते हैं वर्तस्य। वो आधा तो आधा सौ, यो के ऊपर रो। ठीक है, इसे बोलते हैं वर्तस्य। मसूड़े को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तस्य कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब तालु नहीं बेटा, तालु बिल्कुल नहीं, तालु मत कर देना गलती से भी। ठीक है, तो थो दो धो ये तो दंत है, लेकिन नौ इसके ऊपर मसूड़े पे लगता है बेटा, इसलिए नौ का उच्चारण आपका बे होता है वर्तस्य।
ठीक है। नौ का बड़ा उच्चारण किस स्थान क्या होता है आपका बे? वर्तस्य होता है। ठीक है, अब एक बात समझो, क्या सर वर्तस्य यानी कि मसूड़े से केवल नौ का उच्चारण होता है? आप जरा मुझे बता सकती हो क्या? क्या बेटा आप मुझे बता सकते हो जहां से तौ का उच्चारण हो, सॉरी जहां से नौ का उच्चारण है, नौ मतलब नौ को बोलने में जीभ आपकी जहां लग रही है, ये बेटा आपकी जीभ है। देखो ये आपकी क्या है? आपकी जीभ। ठीक है, देखो ये जीभ कहां कहां लगेगी आपकी? अभी तक दंत में कहां लग रही थी? ये यहां लगे, पूरी टच होगी ये भाई, तभी तो अवरोध पैदा होगा ना। अब बेटा देखो वो में कहां लग रही है आपकी जो जीभ है? कहां लग रही है वो में जीभ? यहां लग रही है। ठीक है, किस तरह पे? वो में नहीं, नौ में। आप मुझे बताओ क्या सर ये यहां मशहूरों में जीभ क्या किसी और के उच्चारण भी लग रही है नौ के अलावा? ठीक है, क्या कोई है ऐसा धुरंधर है? बहुत अच्छी बात। ठीक है, और भी कोई है? भावना बेटा और कोई है यहां पे जो बता सकता है मुझे कि वर्तस्य यहां पे, वर्तस्य में यहां पे और कौन से वर्ण के उच्चारण जी यहां पे लगेगी? ठीक है, ध्यान रखना बेटा बे, ध्यान रखना बे, सौ के उच्चारण में। देखो सौ कौन सा बे? सौ के उच्चारण में, सौ के उच्चारण में। और सौ कौन सा वाला? ये दंत्य वाला, ये वाला सौ। ठीक है, दंत सौ ये वाला। देखो नौ, आप नौ और सौ, नौ सौ, नौ सौ, हम अगर एक साथ बोलेंगे हमारी जीभ देखो हमारे हिसाब से तो हमको थोड़ा नीचे महसूस होती है। नौ सौ, नौ सौ हमें तो थोड़ा नीचे महसूस होती है, लेकिन जो हिंदी की व्याकरण करता है उनका मानना यह है कि जो नौ है और सौ है इन दोनों का उच्चारण यहां से होता है। इसके अलावा एक शब्द आपका और है लौ, लौ। ठीक है, आप देखो नौ लो, नौ लो, नौ लो, नौ लो, बोल के देखो जीभ आपकी एक ही जगह पर लेगी बेटा, कहां पे लेगी? वो आपके मसूड़ों में। ठीक है, तो आप देखो यहां पे याद करने के लिए हमें जो आपके नस्ल है, नस्ल, नस्ल एक शब्द आ गया, नस्ल, नस्ल, नस्ल बेटा आपका जो है ये वर्तस्य होते हैं, ये ध्यान रखना। यहां तक सबको समझ में आ गया है? नस्ल बेटा क्या होते हैं आपके? यहाँ पे वर्तस्य होते हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो हम जरा बात समझते हैं। देखो नस्ल के ऊपर, इसके ऊपर का मतलब जो हिस्सा होता है ना, ये मसूड़े थोड़ा कम होते हैं, इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं तालु। इसे क्या बोलते हैं? इसे तालु कहते हैं। क्या बोलते हैं इसका? पे इसे बोलते हैं तालु। देखो जरा समस्या में तालु, इसे बोलते हैं तालव्य, तालव्य या फिर तालु बात एक ही है। ठीक है, देखो ये आपका आपका में ये आपका क्या? तालु या तालव्य। ठीक है सर, फिर तालु से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं हमारे? तालु से सर, तालु से कौन कौन से निकलते हैं? लिख लो इसके आगे फटाफट से। ठीक है, कौन सा बे? चौ वाला वर्ग, चौ। ठीक है, देखो हम पे लिखो चौ, चौ, छो, चौ, छो, जौ, झौ और कहां पे? यो। किससे निकलते हैं आपका बे? तालु से। ठीक है सर, क्या इसके अलावा और भी कोई तालु से निकलता है? बिल्कुल निकलता है। देखो ध्यान रखना आप, एक आपका निकलता है यो, एक निकलता है सौ। इसको अभी याद मत रखना, ठीक है ना, इसे छोड़ा भी, अब इसको छोड़ो, इसको चार्ट में करेंगे, इसको छोड़ो आप फिलहाल। फिलहाल अपना बे मैंने बोल दिया बे, हालांकि ये भी यहाँ पे आता है बे, यो और सौ भी यहाँ पे आता है। भाई सौ को तो बोलते हैं तालव्य सौ है भाई, ये सौ कौन सा? तालव्य होता है नहीं है। फिर आपका मूर्धन्य सौ होता है, वो यहाँ पे आ जाएगा। दंत सौ आपका कहाँ? यहाँ आ जाता है। दंत में कौन सा आपका? यहाँ पे आपका दंत सौ आ जाता है ना। ठीक है, वो अभी चार्ट में करते हैं, इसका परेशान नहीं होना इसके लिए ना, इसके लिए आपको परेशान होना। आप देखो अब हम यहाँ पे तालु के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे चलते हैं। देखो तालु के सबसे ऊपर वाला है हमारी ये जो खोपड़ी है, मुंह है, मुंह के सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, इसे कहते हैं मूर्धा। क्या बोले इसका बे? इसे मूर्धा कहते हैं, मूर्धा। ठीक है सर, ये मूर्धा का मतलब क्या होता है? मूर्धा का मतलब होता है ऊंचा, जो सबसे ऊंचा है। ठीक है, मूर्धा का मतलब क्या होता है आपका बे? ऊंचा। वेरी गुड। ठीक है, मूर्धा का मतलब बे होता है आपका बे ऊंचा। अब देखो तो सर मूर्धा से कौन कौन से निकलता है? टो वर्ग निकलता है। देखो टो लिखो, टो में ठो, डो। ठीक है, डो, डो के साथ में आपका ये वाला भी आ गया आपका। ठीक है, डो, ढो के साथ में आपका ये अड़ो वाला भी आ गया। ठीक है, टो, डो, डो, अड़ो, लिख लो फटाफट से। ठीक है सर, कहां से निकलते हैं? आपके यहां से निकल रहे हैं। इतनी बात सबको समझ में आगे नहीं आगे? ठीक है, बाकी देखो मूर्धन्य जो आपका, मूर्धन्य सौ आपका यहां से आ जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं। तो क्या आपको एक बात ये समझ में आ गई है कि इनका उच्चारण जो है आपके वर्णों का वो कहां कहां पे हो रहा है? देखो ये आपका है कागल, कागल के ऊपर कंठ है, कंठ के ऊपर कोमल तालु, ये आपको यहाँ का केस सारा पता है। ये आपका ओष्ठ है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। दंत है आपका, दंत में ध्यान रखना, नौ दंत व्यंजन नहीं है।
आपसे बेटा पूछ लेगा निम्न में से कौन सा दंत व्यंजन नहीं है, दंत व्यंजन नहीं है, ऑप्शन में होगा तो, थो, दो, नो, ठीक है, ऐसे बोले पे, या तो, थो, दो, धो, धो, नो, ऐसे पूछेगा आपसे कौन सा दंत्य नहीं है, तो बेटा कौन सा नहीं आपका, नो आपका दंत्य नहीं है। ध्यान रखना जो हमें नहीं आता है पेपर में वही आता है, जो हमें नहीं आता है पेपर में वही आता है, इसलिए हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसलिए हमको देखो जब 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 आपका जब 100 नंबर की हिंदी है तो बारीकियां तो पढ़नी ही पड़ेंगी, जब भी ना काम बन पाएगा, ऊपर ऊपर से पढ़ के थोड़े ना हो पाएगा। ठीक है, चलो अब हम देखो इसका क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। इसका हम क्या करते हैं, चार्ट। एक बात आप यहां पे जरा मैं आपको यहाँ पे और बताने का प्रयास करता हूं, नोट करके देखो, एक बात लिखो हम नोट करके, ये आपको लिखनी ही चाहिए। देखो एक बात समझना पे, देखो बाबे, देखो ये आपको चौ, छ, जौ, झ और आपका य है ना ये, ठीक है, य, इनका उच्चारण स्थान संस्कृत में, संस्कृत में तो बेटा ये आपका है तालु। कहां है, तालु। इसका संस्कृत में तो है तालु, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन हिंदी में बेटा अंतिम हम क्या कर रहे हैं, इनका शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं, इनका हम शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं। हिंदी में हम क्या करते हैं, इनके उच्चारण जहां जीभ हमारी यहां जानी चाहिए है, हमारी जीभ यहां जाके इन दोनों के बीच में टकराती है, ऐसा देखो, ऐसे टकराती है जीभ हमारी, किसमें, किसमें, इस वाले में, ये चौ, छ, जौ, झ में, इनका उच्चारण हम शुद्ध रूप से हम नहीं करते। हमारी जीभ कहां टकराती है, यहां टकराती है। इसीलिए बेटा हिंदी में देखो, हिंदी में इस चौ, छ, जौ, झ लिख लो, हिंदी में चौ, छ, जौ, झ और यो का उच्चारण स्थान तालु ना होकर के, तालु ना होकर के बेटे क्या हो जाता है, तालु वर्तस्य। देखो यहां भी टकर है, यहां भी, इसे बोलते हैं तालु, ये तालु है आपका और ये क्या वर्तस्य, तो बेटे कहां पे, तालु वर्तस्य, क्या है, तालु वर्तस्य, वर्तस्य, तालु वर्तस्य। पूछ लेगा, ध्यान रखना, निम्न में से किसका उच्चारण स्थान तालु वर्तस्य है, क्या बोलेगा, निम्न में से किसका उच्चारण स्थान तालु वर्तस्य है। अब हमको ये पता होना चाहिए बेटा कि तालु वर्तस्य होता क्या है, तभी हम इसको सही कर पाएंगे, ठीक है। तो हिंदी में किसका, चौ, छ, जौ, झ, यो का उच्चारण स्थान अब शुद्ध रूप से तालु न होकर के बेटा क्या हो गया आपका, तालु वर्तस्य हो गया है। हम थोड़ा अशुद्ध उच्चारण करते हैं, हम तद्भव उच्चारण करते हैं। यहां तक सबको बात क्लियर हो गई है, यहां तक सब बात क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी का पे। अब देखो, अब हम क्या करते हैं बेटा, इसी का एक चार्ट बनाते हैं, इसी का हम लोग क्या करते हैं, अब एक चार्ट बनाते हैं। आपको एक चार्ट हम नीचे को बनाना है, फटाफट से लिखो। यहां पर देखो इसमें कहां कहां पे क्वेश्चन गलत होते हैं, देखो एक क्वेश्चन बेटा आपका गलत होता है यहां पे कागल वाले पे, यहां पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरा आपका ये कोमल तालु क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कोमल तालु। तीसरा बेटा आपका पे ये वर्तस्य आपका गलत हो जाएगा, वर्तस्य, ये आपका गलत हो जाएगा आपका पे, ठीक है। इसके अलावा पे ये जो आपका नौ है ना, ये और ये गलत, दंत में अगर नौ को दंत में डाले गलत जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपका पे ये गलत आपका पे तालु वर्तस्य। इतने पे ध्यान रखना है, कितने पे, एक दो, एक दो तीन, ठीक है, चार, कम से कम ये चार, ये चारों पे यहां पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पेपर भी इन्हीं चारों में से कुछ एक पूछेगा, ठीक है। बाकी और कुछ आएगा तो आप और सब सही करोगे, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हम इसका एक चार्ट बनाते हैं, चलो फटाफट से अब एक बनाओ एक चार्ट, ठीक है, ताकि हमारे बाकी भी आ जाए सब, है ना, जो हमारे बचे कुछ हैं वो बाकी भी आपके सारे आ जाने चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटे किसी को, सबको ये डायग्राम सबको समझ में आ गया है, इस डायग्राम में किसी को परेशानी तो नहीं थी, डायग्राम में कोई परेशानी तो नहीं किसी को, आप डायग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अगर बेटा आपको समझ में आ गया है तो हम आगे चलते हैं। देखो अब बनाना चार्ट, सर कैसे बनाते हैं चार्ट पे, सबसे पहले देखो पे यहां पे लिखना है कंठ, यहां लिखा पहले कंठ, यहाँ पे यहां हमको लिखना बेटा पे कंठ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कंठ। कंठ के नीचे आपको लिखना देखो तालु, तालु, लेकिन देखो कंठ के नीचे आपको पहले एक लाइन देनी बेटा, एक लाइन, नोट से मैंने साथ ही बना के चलना है ना, अलग से बाद में करने की आवश्यकता नहीं, बहुत टाइम वेस्ट होगा। एक बार पहले आप यहां मेरे साथ में टाइम वेस्ट करो, बाद में फिर आप अलग से टाइम इसमें लगाओ, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मेरे साथ ही करते चलो तभी टाइम बचेगा। टाइम बचा नहीं बेटा आपके पास, अब केवल 30 दिन बचे होंगे मेरे ख्याल से, आज से मुश्किल से 30 दिन या 31 दिन जो भी होंगे आपके, ठीक है ना। देखो
कंठ हो गया बेटा आपका यहाँ पे कौन सा पे तालु। देखो तालु के नीचे आपको यहाँ पे लिखना है मूर्धा, तब यहाँ पे मूर्धा, ठीक है। मूर्धा के नीचे आपको यहाँ पे लिखना बेटा बे दंत, दंत लिखना आपको, लिख दिया आपने। फिर आपको लिखना ओष्ठ, और फटाफट लिखो ओष्ठ। जहां पे हमको आता है वहां से मैं स्पीड से निकलूंगा, ठीक है। यहां पर मैंने एक लाइन दे दूंगा, यहाँ एक लाइन देखो, ठीक है। इसके नीचे आप यहाँ पर लिखो, देखो नासिक, यहाँ पर आपको लिखना, आपको नासिक लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे यहां तक आपको, चलो पहले यहीं तक लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं, आपका पे नासिक तक लिखो। अब जरा बात समझते, देखो समझते हैं क्या होता है। देखो पे देखो कंठ में सर कौन कौन से होते हैं हमको पता है, क ख, फटाफट लिखो, ग घ अंगो, ये सब बेटा आपके किसमें आप ये आपके तो इसमें कंठ से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं आपको बताइए, कंठ से निकलते, क ख ग घ अंगो, ठीक है। आ जाओ इधर सर, चो छो जो झो यो, कोई दिक्कत नहीं किसका पे चौसठ। अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोमल तालु, बता चुका हूं ना मैं इसका पे, कोमल तालु, कोमल तालु में तो यही आपका कोई दिक्कत नहीं। चौसठ जो आपका पे यो, ठीक है। अब देखो मूर्धा में सर कौन सा पे, तो छो दो, दो के साथ में आपका ये भी डो ढो, ढो के साथ में ये डो ढो अणो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, डो ढो टो ढो अणो, ठीक हो गया है। जरा बात समझने का मैं पे प्रयास करता, अब देखो यहाँ पे दंत हो गया, ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं। जरा हम बात समझने का हम प्रयास करते हैं एक बात और, तब यहां लिखो, यहाँ पे तो थो दो धो बड़े नौ, ठीक है, ठीक है। दंत में आपका यहाँ पे नौ। एक बात समझ लो, देखो ये नौ सर यहाँ पे आना चाहिए क्या, नहीं सर, कहां आता है सर, वर्तस्य में, क्या आता है वर्तस्य में। यहां लिखू सर, नहीं सर, हटाओ इसे यहां से, यहां नहीं है मसावी, यहां नहीं है सर, ये खाली हो गया, ये भाग गया, कहां भाग जाएगा ये वर्तस्य में, ठीक है। तो नासिक के नीचे आ जाओ वर्तस्य, वर्तस्य, नासिक के नीचे आ जाओ वर्तस्य, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या होता है वर्तस्य आपका, नौ, और क्या था सर, सौ, और क्या था सर, लौ, नसल आपका क्या था पे वर्तस्य था। ये समझ में आ गया आपको। आप देखो समझो यहाँ पे, अब ओष्ठ में देखा पे, ओष्ठ में सर कहूंगा पे पौ फो बो भो और मो, कोई दिक्कत नहीं किसी का पे, यहां तक सबको क्लियर हो गया है। अब जो एक बात समझ देखा पे जरा पे, ये जो आपके होते हैं ना ये वाले, ये आपको जो पांचों वर्ण होता है, अंगो यो अणो, और यहां पे आपका नौ, और ये आपका पे कौन सा आपका पे, ये हो गया आपका मो। देखो एक बात, कभी कभार भैया कोई एग्जामिनर ऐसा आ जाए, कभी कभार नौ तो वर्तस्व में आएगा सर, हाँ बेटा वर्तस्व में आएगा, मैंने वहां लिखा ना नौ वर्तस्व में आएगा। कभी कभार मैं बोलना चाह रहा हूं कोई एग्जामिनर ऐसा आ जाए भैया जिसको खुद भी ना पता हो कि ये वो नौ ऐसा है, तो भाई उसको वो नौ को यहां भी डाल सकता है। फिर किस हिसाब से, मैंने आपको बताया, देखो एक्चुअल में वर्तस्य उच्चारण स्थान पहले था ही नहीं, वर्तस्य नहीं था। देखो पता कैसे आप, इसका उच्चारण स्थान भी दंत ही था संस्कृत में। देखो हम कहते हैं तो थो दो धो नौ, नौ, जैसे में पे तो थो दो धो में हम जीभ लगा रहे हैं ना दंत में, ऐसे आप नौ में भी आप जीभ लगा के देखो दंत में, शुद्ध उच्चारण नौ का वो है, शुद्ध नौ का उच्चारण वो होगा जब आपकी जीभ कहां लग जाएगी, दंत में। नौ 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 नौ, जीभ को बेटा हम कहां लगाएंगे, दंत में लगा देंगे, ये है नौ का शुद्ध उच्चारण, ठीक हो गया, ठीक है, किसमें, संस्कृत में। लेकिन हम लोग हिंदी में इसका उच्चारण नौ से नहीं करके नौ करते हैं, नौ 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 नहीं करते, नौ करते हैं, नौ। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, थोड़ा समझना यहां पे है ना। तो इसका मतलब सर क्या हो गया, अगर देखो यहां पे फटाफट से देखो, संस्कृत में तो क्या हो गया सर, संस्कृत में तो नौ का उच्चारण दंत ही था, लेकिन हिंदी में हमने सर क्या कर दिया, नौ के उच्चारण को दंत ना करके हमने क्या कर दिया, वर्तस्य कर दिया है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। मेरा मतलब यह है, देखो मैं तो यहां पे ये हिंदी वाला सिस्टम लिख रहा हूं ना, हम तो हिंदी पढ़ रहे हैं ना, संस्कृत थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो मैंने तो लिख दी यहां पे नॉन नहीं है, लेकिन कभी एग्जामिनर बोल दिया बताओ भैया ऐसा क्वेश्चन आ गया, मैंने मान देखा पे अगर बे ऐसा बे ऐसा बे आ बे थो दो, ठीक है, धो नौ, ठीक है, और उसने बोल दिया यहां पे ऐसा को, ऐसा क्या थो दो को नौ,
उसने बोला इसमें से कौन सा दंत्य दंत्य नहीं है, ऐसे बोल दिया उसने। उसने बोला थो दो को और नो, इसमें कौन सा दंत्य नहीं है, उसने बोल दिया। तो भाई अब हम यहाँ पे नौ को थोड़ी बोलेंगे दंत्य नहीं है, हम तो क को ही बोलेंगे ना, क्योंकि ये कंठ है ना, कंठ है ये, तो हम यही बोलेंगे ना। ये इन केस वाली बात है, जब आपके क्वेश्चन में कभी ऐसा होए तब हम फिर यहाँ पे इसको हम एज ए संस्कृत के दंत के हिसाब से हम इसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। वरना बेटे देखो अभी आपका कहीं पेपर में मेरे ख्याल से कहीं आया भी था ये, है ना। तो ये कहां माना है, आप कहां होता है ये आपका, या कहां पे वर्तस्य होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ठीक को देखें, अंतिम में तुम इतनी शुद्ध हिंदी लिख कैसे लेते हो, ये शुद्ध हिंदी तुम इसे वर्तस्य तुमने हिंदी में लिख दिया, ये तुम लिख कैसे लेते हो ये, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक को परेशानी किसी को, मेरे साथ तो बेटा होनी नहीं चाहिए आप पे, ठीक है। नसल हो गया आपके पे। अब देखो अपने पे आपका अंगो यो अणो, ठीक है, और नॉर्मो। देखो ये आपके बेटा, ये आपके, ये अंगो आपका कंठ है, ये यो आपका तालु है, अणो मूर्धा है, नौ दंत भी है, लेकिन डब्बे में रख लेना। और बेटा पे मौज है आपको उष्ट है, ये बेटा आपके अपने वर्ग के तो है ही है, लेकिन इसके अलावा बेटा ये क्या होते हैं, नासिक भी होते हैं। तो देखो अंगो, यहां लिखो अंगो अणो, ठीक है, सॉरी अंगो लिखो फटाफट से, यो अणो नौ और मो, ये बेटे क्या होते हैं आपके यहाँ पे, ये नासिक भी होते हैं, ठीक है। सर मैं हूँ हिंदी में, एमए हूँ हिंदी में, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो नहीं कह रहा मैं, टाइप करने में, टाइप करने में, टाइप करने में, टाइप करना बहुत टफ है ना हिंदी में, टाइप करना ये मोबाइल पे है ना, ये टाइप करना बहुत टफ काम है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, अगर आपका हिंदी में एमए है तो फिर और अच्छी बात है, तब तो आपको फिर थोड़ा सा और थोड़ा आसानी होगी इन सब चीजों को समझने में, ठीक है। चलो अब देखो बात समझते हैं यहाँ पे, यहां तक मुझे पल्ले बढ़ गया है। क्या सर हमारे व्यंजन यहीं तक होते हैं क्या, यहीं तक होते हैं क्या, नहीं। एक बात और समझ देखो पे, एक आपका इसमें होता आपका पे वो, सर वो कहां था आपका पे, पो फो बो भो मो, ठीक है। देखो पे ये क्या आपका पे, ये आपका आपका नासिक हो गया, ये आपका वर्तस्य हो गया। अब देखो आपका यहां पे आपको एक लाइन देनी है, ऐसा करके देखो एक लाइन आपका ऐसे यहाँ पे, ठीक है। देखो पे अब यहां पर लिखना है यो रो लॉ, लिख दिया आपने। देखो योरो लॉ हो गया है, मो तक तो मैंने बांट दी ना, मो तक तो बांट देना, मो के नीचे बेटा क्या था आपका पे, योरो होते हैं ना। तो सर देखो योरो कहां लिखना है, ये लाइन के नीचे आपको देखो ऑलरेडी आ जाएगा। यो कैसा आपका तालु, मूर्धा में रो कैसा मूर्धा, लॉ कैसा है सर आपका दंत्या, ठीक है। आपका यो रो लॉ, वो कहां जाता है, वो देखो वो का समझना आपने, वो महत्वपूर्ण है। वो का बड़ा उच्चारण स्थान होता है आपका ओष्ठ्य, क्या होता है सर, वो का उच्चारण स्थान होता है आपका बे ओष्ठ, ये होता है वो का, ठीक है ठीक है। वो कहां होता है आपका पे, ओष्ठ, इसे याद रखना। वो का बेटा कहां पे होता है आपका पे, उच्चारण स्थान ओष्ठ। ये वाला कौन सा वो है आपका, जो आपका योरा लो वो होता है। लेकिन अगर बेटा इस वो के नीचे मैं लगा दूं नुक्ता, ये वाला, ये वो तो बेटा एक्चुअल में ये है डब्लू वाला, ये आपका है वी वैल्यू वाला, वैल्यू वैल्यू बोलते ना वैल्यू, ये वाला है वो, जब इसके नीचे मैंने लगा दिया नुक्ता, नुक्ता। इस वो का उच्चारण स्थान बेटा आपको होता है दंत प्लस ओष्ठ से, इसे कहते हैं दंतोष्ठ, क्या बोलते हैं बेटा इसको, दंतोष्ठ कहते हैं इसको, इस वो का उच्चारण स्थान जो ये हलंत वाला, सॉरी यहाँ पे नुक्ता वाला है। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया है, यहां तक सबको समझ में आ गया है, मेरे हिसाब से बेटा यहां तक आपको सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या पे यो रो लो वो, क्या बच गया हो का बेटा आपको उच्चारण स्थान होता है, दो होते हैं बेटा, देखो हो क्या, ठीक है। अगर मैंने यदि आपको बताया था हो का उच्चारण स्थान कहां से आता, काकल्य या कागल, काकल्य या कागल, यही तो मैंने अभी आपको यही तो बताया था, है नहीं तो अंतिम बेटा, यही तो बताया था मैंने आपको यहाँ पे, या कुछ और बताया था, यही बताया था, ठीक है ठीक है। तो बेटा हो का उच्चारण स्थान कहां होता है, काकल्य होता है, इसी को मैंने क्या बोला कागल, और इसी को मैंने क्या बोला पे अली जिहवीय, अली जिहवीय, अली जिहवीय। सर अली जिही बोले तो छोटी जीभ वाला जो उच्चारण स्थान है वो आपका ये होता है। क्या आपको उच्चारण स्थान के आधार पे ये सब समझ में आ गया है, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए है। अगर कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आप मुझे बता दो। यहां देखो आपको बेटा ध्यान क्या क्या रखना, देखो एक बात समझो, अच्छा एक चीज और रह गई है, हमने कहां तक बांट दिए ये,
भाई हमने बाद में आप कहा था हो तक, ठीक है। देखो यो रो लॉ वो, योर लॉ वो हो गया। अब देखो आपका एक आप तालव्य स्व मूर्धन्य से दंत स्व और हो को तो मैं ले आया। अब तालव्य मूर्धन्य दंत क्या होता है भाई, इसको तो बोलते ही तालव्य स्व है। ये आपका तालव्य स्व हो गया, ये आपका मूर्धन्य स्व हो गया, और ये आपका हो गया आपके दंत स्व। कोई दिक्कत तो नहीं किसी काम पे, ठीक है। अब देखो एक बात समझ लो, देखो ये नौ, ये लो, ये सौ, हिंदी में बेटा कहा, संस्कृत में बेटा कहा थे ये सब दंत में थे, ठीक है ना। लेकिन बेटा हिंदी में कहा चले गए ये लोग, हिंदी में बेटा ये लोग कहा चले गए सब वर्तस्य में। यही सिस्टम तो है, यही तो सिस्टम है। क्या आपका समझ में आगे नहीं आ गया है? आपको समझ में आगे नहीं आ गया है? तो बेटा ये कहां चले गया आपका पे, इधर चला गया है, ठीक है। यही बताया है, यही बताया है। क्या बताया बेटा? यही बताया बोलो तो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहां तक सब पसंद में आ गया है। अंतिम बेटा यहां तक कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं आपको यहाँ पे? बहुत अच्छी बात है अगर यहां तक समझ में आ गया। अच्छा हाँ एक बात और, इन केस कभी अगर बेटा आपको ये बोल दे कि हौ का उच्चारण स्थान ये है, ठीक है, लेकिन अगर कभी बेटा ये काकल या कागल अलिजीवी ऑप्शन में ना हो, तो बेटा हौ का उच्चारण देखो, तालव्य स मूर्धन्य दंत स, हौ को बेटा इसके ऊपर ले जाओ, ये कंठ भी है इसका उच्चारण स्थान, है ना। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत बारीक अंतर होता है ना, तो कभी बार ये नहीं करते हैं लोग इतना, ठीक है। देखो ये आपका हो गया आपका कंठ है, कंठ के नीचे आपका ये है आपका कागल, कागल। तो कहीं कहीं पे कभी ये कागल को ना मान के कंठी को ही मान लेते हैं हौ का उच्चारण स्थान, ठीक है ना। तो बेटा कभी कभार ये यहाँ पे आपका कहा आ गया, कंठ में भी आ गया, ठीक है। कंठ में यहां मत लिखना, ऊपर मैंने वहां पर लिख दिया, ठीक है। ये आपका कंठ कभी बार ऐसे हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो मैं ऐसा मानता हूं जी, मैं बेटा ऐसा मानता हूं कि यहां पे मैं आपका सारा कंफ्यूजन जो है मैं आपका यहाँ पे क्लियर कर चुका हूं। यहां पे अब आपको कोई कंफ्यूजन यहां पे आपको अब नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं सर कर क्या रहा था, मैं कर रहा था व्यंजनों का विभाजन। मैंने कहा बेटा हर व्यंजन की 5 होती हैं, जिनमें एक बता चुका हूं कौन सी वाली, उच्चारण स्थान के आधार पे। अब हम लोग बात करते हैं प्रयत्न विधि के आधार, ठीक है। लिखो प्रयत्न विधि के आधार पे। तो सर यहां पे देखो कहां कहां पे सतर्क हो जाना है, यहां पे सतर्क देखो, यहां सतर्क हो जाओ नंबर 1 पे, इंपॉर्टेंट है। यहां सतर्क हो जाओ, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां सतर्क हो जाओ नासिक में, इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, नासिक में आपको एक बात मैं और बताता हूं, देखो यहां पे एक बात और, कभी अगर आपसे पूछ दे सर ये अंगो जो है आपका यहाँ पे, ये आपका जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, और वहां बेटा ऑप्शन में दोनों हो, कंठ भी हो, कंठ भी हो, और बेटा आपका यहाँ पे ये नासिक भी हो, कंठ भी हो और नासिक भी हो, दोनों हो। देखो देखो अंगो है ना, अंगो देखो कंठ भी है और नासिक भी है। नोट करके बेटा इसको भी लिख लो आप, नोट करके इसको भी लिख लो, ठीक है। ये जो बेटा नासिक जो होता है ना, ये आपका अंगो यो अणो नोमो, ठीक है। देखो दोनों बेटा होंगे तो हमेशा ध्यान रखना पे, अंगों का पहला उच्चारण स्थान है आपका नासिक, फिर सेकंड है आपका कंठ, क्लियर हो गया, ये भी ध्यान रखना पे। तो बेटा पहले क्या है, ये आपके नासिक है। सर अगर प्रश्न मिलेगा, सर अगर प्रश्न मिलेगा तो क्या हमें यह भी पूछेंगे कि हिंदी में नौ की क्या जगह है या संस्कृत में उसकी क्या जगह है? देखो अब देखो ऐसा क्वेश्चन बना तो बेटा अभी तक नहीं है अंतिम, है ना, लेकिन अगर बन जाए तो हम तो बताने में सक्षम है भाई, हमको बताने में सक्षम है। नौ लो सौ या 900 लो, नस्ल का उच्चारण स्थान आपका संस्कृत में तो बेटा आपका दंत है, लेकिन हिंदी में हमने बिगाड़ दिया है, मसूड़े से उच्चारण स्थान कर रहे हैं, तो बेटा हिंदी में क्या आपका वर्तस्य। पूछ लेगा तो बता देंगे, नहीं पूछेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, हमको तो पता है ना, हमको कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। आप देखो तो अंगों का बेटा पहला उच्चारण स्थान क्या आपका नासिक, सेकंड क्या आपका पे कंठ है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा वहां पे आगे बात करते हैं, आ जाओ भैया फटाफट से आप लिखो, आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत है तो भैया नोट करके लिख लो, वैसे मैंने आपको लिखा दिया था, कहां पे लिखा था आपके, लिखा है नहीं लिखा है क्या, लिखा है नहीं लिखा है तो लिख लो। देखो बेटा आपका पे 900 लो, 900 लो बेटा आपकी ये संस्कृत में, संस्कृत में बेटा क्या है आपके दंत्य हैं, संस्कृत में दंत्य हैं। 900 लो बेटा ये आपके हिंदी में क्या आपका पे वर्तस्य है, ऐसा लिख लो, लिख लो नोट करके, क्या परेशानी है ना, ये नोट करके लिखो, क्या परेशानी है। हो गया है, यहां तक आपका अभी ज्यादा क्लियर हो गया। अब बेटा हम आते हैं फटाफट से लिखो, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लिखो किस आधार पे, प्रयत्न विधि के आधार पर,
प्रयत्न विधि के आधार पर, ठीक है, प्रयत्न विधि के आधार पर लिखो फटाफट से, ठीक हो गया, ठीक है। थोड़ा बेटा जल्दी करते हैं, आज हमको ये पूरा करना है व्यंजन वाला, अभी काफी करना है बेटा इसमें, है ना, आज हमको ये पूरा कर लेना है, ये हम ऐसा छोड़ेंगे तो बेटा काम नहीं बन पाएगा ना। लिखो प्रयत्न विधि के आधार पर, जहां जहां बेटा मैंने ये इंपॉर्टेंट लिखा है वहां वहां आपको इंपॉर्टेंट लिखना है, सब जगह पे ये सब इंपॉर्टेंट है, वहीं पे ध्यान रखना है, एग्जामिनर वहीं पे हिट करेगा, ध्यान रखना। देखो बात समझ आ रही है, मैं केवल बेटा 5 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे भी अनुमान है कि बच्चे कहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है, तो एग्जाम बनाने वाला तो बहुत ज्यादा अनुभवी होता है ना, उसको तो पता ही होगा ना कहाँ पे बच्चे दिक्कत कर रहे हैं। मैं अपने यहाँ के जो टेस्ट हम बनाते हैं उनमें नहीं पूछते हम इनको, ये उनमें हम नहीं करते, कंठ में हम इनको डालते नहीं, उनमें भी हम इन्हीं को डालते हैं, ये वाले होते हैं ना इन्हीं को डालते हैं यहाँ पे, है ना। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना। अब देखो समझाते हैं, अब आप लिखो प्रयत्न विधि के आधार पे। तो सर प्रयत्न विधि के आधार पे, प्रयत्न विधि के आधार पे कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। सर पहला कौन सा था आपका बे? पहला था बे, पहला था हवा के आधार पे, मुख से निकलने वाली हवा के आधार पे। फटाफट से लिखो बेटा बे, मुख से निकलने वाली हवा, पहला था पे लिखो, मुख से निकलने वाली हवा के आधार पे, हवा के आधार पर। अगर आपसे कोई बोलेगा बेटा आपने प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के, तो कितने बताओगे? 4 प्रकार के। पहला कौन सा? प्रयत्न कौन सा? मुख से निकलने वाली हवा के आधार पर। ध्यान रखना, मुख से बेटा निकलने वाली हवा के आधार पे व्यंजन बेटा आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। एक बेटा जब मुख से हवा कम निकलती है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण, उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। बेटा एक जगह हवा ज्यादा निकलती है इन्हें कहते हैं हम महाप्राण। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। किताब पे आपका एक होता है आपका अल्प प्राण, एक होता है आपका पे महाप्राण। ठीक हो गया? ठीक है, हो गया है, ठीक है। देखो एक बात समझ लो, यहाँ पे हिंदी में बेटा आपको देखो प्राण का मतलब, हिंदी में प्राण के मतलब 2 होते हैं, एक होता है बेटा हवा, एक होता है सांस। एक होता है हवा, एक होता है सांस, ठीक है। हम कहते हैं प्राण निकल गए, मतलब क्या निकल गई? हवा निकल गई, सांसें निकल गई हैं, ठीक है। तो हिंदी में प्राण का मतलब क्या होता है? हवा या फिर सांस। अब जब कम हवा होगी तो आपका अल्प प्राण, ज्यादा हवा होगी तो महाप्राण, ठीक है। अब बात समझते हैं फटाफट से, रटेंगे नहीं। देखो अब क्या करना है आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है अल्प प्राण, अल्प प्राण ऐसे लिखते चलो फटाफट से, अल्प प्राण। फिर बेटा आपको यहां पे लिखना है महाप्राण, महाप्राण। फिर आपको लिखना है अल्प प्राण। 5 होते हैं ना, 5 जगह लिखना बेटा, क ख ग घ 5 होते हैं ना। अल्प प्राण हो गया आपका, महाप्राण हो गया, फिर अल्प प्राण हो गया, अल्प प्राण, फिर महाप्राण हो गया, महाप्राण हो गया, फिर आपका अल्प प्राण हो गया, बस अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, ठीक है। लिखो हो गया है अल्प प्राण, कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक हो? ठीक है भाई, यही तो होते हैं आपके, बस 5 ही तो होते हैं ना, 5 ही पे, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। ठीक है? ठीक है, बस ये ध्यान रखना। अब देखो कुछ नहीं करना, इनके नीचे लिखते चलो फटाफट से। देखो क ख ग घ अंग, फटाफट लिखो, क ख ग घ अंग, च लिखो, च छ ज झ य। अब आपका समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक है, चलो लिखो टो ठो, ये बेटा आपका डो, डो में आपका ये वाला टो ठो डो ढो, यहाँ लिखो डो, ये वाला हो गया ढो, और ये होगा अणो, ठीक है। लिखो तो ठो दो धो, और लिखो नो फटाफट से, ठीक है। फिर लिखो पो फो बो भो, और लिखो मो। रट्टा नहीं बेटा इनका, वो हम करते हैं ना 1 3 5 2 4, हम ये सब करते हैं, ये सब मत करना, है ना। ये सब मत करना, ये सब करोगे तो जिंदगी में परेशान रहोगे ना, ये सब करोगे तो जिंदगी में परेशान रहोगे, कुछ मत करना। ये आपके बेटा हो गए कौन सा आपका बे, ये कौन से हो गया आपका बे, मौ तक हो गए हैं, मौ तक हुए, इनको हटाओ, ये इनको हटाओ, ये सब अलग होगा बे। अब देखो फिर से लिखो यहाँ पे अल्प प्राण, फिर से लिखो अल्प प्राण, और यहाँ अल्प के नीचे फिर से अल्प प्राण आ गया, ये महाप्राण के नीचे महाप्राण आ गया, महाप्राण आ गया, ठीक है। अब देखो इस अल्प प्राण में यहां पे लिखो यो रो लो और वो, यरलो आ गया। यहां पे आपका लिखो तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, दंत स्व और हो, बस ठीक है। ठीक है, तालव्य स्व हो गया, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और हो। ठीक है? ठीक है, सब बांट दिए हैं।
अल्प प्राण महाप्राण काम खत्म, अल्प प्राण महाप्राण काम खत्म। यहां तक सब क्लियर हो गया है। अल्प प्राण महाप्राण का काम खत्म हो गया है, अल्प प्राण महाप्राण काम खत्म हो गया। किसी को दिक्कत? अल्प प्राण महाप्राण काम खत्म हो गया है। अब देखो जरा बात समझो, एक बात मैं आपको यहाँ पे और समझाई देता हूं, एक बार मैं आपको और समझाता हूं, देखो ठीक है। देखो हिंदी में बेटा पे एक और तरह के महाप्राण भी हैं। हिंदी में देखो यार, अब नए महाप्राण आ गए, नए महाप्राण हिंदी में, नए महाप्राण है, नए महाप्राण। कभी अगर बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कोई बहुत ही खतरनाक आदमी अगर पेपर आपका बनाएगा तभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हिंदी के बेटा आपकी क्या होते हैं, कुछ नए महाप्राण है। महाप्राण का मतलब क्या है, जब हवा ज्यादा निकलती है, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसा, हिंदी में बेटा आपके यहाँ पे 4 नए महाप्राण आ गए हैं हिंदी में। सर कौन कौन से? एक आगा आपका न हो, आधा न और हो, ठीक है, ये आपका हिंदी का नया महाप्राण है, ठीक है, ठीक है। दूसरा आपका है मोह, कैसा आपका पे मोह, मोह, ये आपका हिंदी का एक नया महाप्राण है। तीसरा आपका है रह, रह, हिंदी का एक नया महाप्राण है। एक बेटा आपका है लह, हिंदी का बेटा क्या है आपका, एक नया महाप्राण है। क्या आप बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, ठीक है। अब देखो बात समझो, सर कैसे पता चल रहा है इसका? देखो इसका प्रयोग अभी यहाँ हम लोग हमारे सिलेबस में कम होता है, इसका प्रयोग बेटा होता है छंदों में। कहा होता है? छंदों में। देखो एक्चुअल में बात क्या है सर, देखो जब मैं लिखता हूं कान्हा, मैं लिखा कान्हा, कान्हा, क्या ये सर कान्हा ठीक है? बिल्कुल नहीं। कान्हा को बेटा हम कभी ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ये अब कान्हा, यह कान्हा, कान्हा, बट ये गलत है। वास्तव में बेटा कैसा है? कान्हा, कान्हा। क्या आपका समझ में आ रहा है? ये बेटा आपका जब आप हम में कान्हा, कान्हा लिखेंगे तो कान्हा ये है, ये आपका है बेटा महाप्राण, यानी कि जब आपका इसके साथ में आ गया ना, ये आपका है महाप्राण। मतलब सर क्या है, देखो हिंदी में आपने देखा छंदों में हम लगाते हैं लघु मात्रा, गुरु मात्रा लगाते हैं ना, तो बेटा नहा में यहां आपकी बेटा से गुरु मात्रा लगेगी, ठीक है। यहां आपकी गुरु मात्रा, हालांकि ये भी पढ़ाई, यहां पे भी गुरु ही लगेगा। मेरे कहने का बेटा मतलब ये है कि लघु गुरु को आप छोड़ो, इससे हमें अभी फिलहाल यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये तो छंद हमारे सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है। तो मेरे कहने पे ये बेटा आपका नहा क्या है, आपका पे महाप्राण है। सर जैसे कहां पे, मतलब तुम्हारा, तुम्हारा, ये ऐसा होता है। देखो तुम्हारा, अगर आप इसे ऐसा बोलोगे ना तुम्हारा, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा, तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारा, 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 ये ऐसा है। क्लियर हो गया? ठीक है। जैसे बेटा हम लोग लिखते हैं दूल्हा, दूल्हा, ये बेटा ऐसा है, देखो दूल्हा, ये ऐसा नहीं है, ये बेटा कैसा है आपका, ये आपका है दूल्हा, दूल्हा है ये दूल्हा, बेटा ये क्या आपका महाप्राण है, ये लहा क्या आपका महाप्राण है, ठीक है। हम बेटा लिखते हैं कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी लिखते हैं हम, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी हम लिखते हैं बेटा कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी ऐसा होता है, कुल्हाड़ी, ये आपका क्या है महाप्राण है। क्या आपको बात समझ में आ गई नहीं आ गई है? तो बेटा हिंदी में क्या है आपके 4 नए नए महाप्राण है, इनको भी ध्यान रखना। ये सर कहां पे काम आएंगे, जब मैं इनकी काउंटिंग करूंगा ना, काउंटिंग गिनती करूंगा मैं, जब कुल वर्ण कितने होते हैं, हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, संस्कृत में कुल वर्ण कितने हैं, तब बेटा इन चारों को भी वहां पे काउंट करूंगा, तभी बेटा इनकी संख्या आपकी करेक्ट निकल पाएगी। तो हिंदी में नए महाप्राण सर कितने हैं आपके? 4 हैं। कौन कौन सा? नह, मह, रह, लह, यही 4 हैं और कोई नहीं है। यहां तक सबको समझ में आ गया है? ये बेटा क्या आपका बे नए महाप्राण है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? हो गया है। अब देखो तो बेटा आपका प्रयत्न विधि के आधार, पहला कौन सा? मुख से निकलने वाली हवा के आधार पे। दूसरा सर कैसा था? स्वर तंत्रियों के आधार पे। लिखो फटाफट से लिखो, स्वर तंत्रियों के आधार पे। गड़बड़ मत करना बेटा, कुछ भी गलत मत करना, क्वेश्चन पेपर में गलत मत कर देना, सब कुछ पढ़ा दिया है। अब देखो तो बेटा ये वाली लाइन किसकी हो गई? ये आपकी अल्प प्राण की। भाई ये कैसी होगी? आपकी महाप्राण की। ये कैसी लाइन है? अल्प प्राण की। ये कौन है सर? महाप्राण। ये कौन है? अल्प प्राण। ये कौन है इधर? अल्प प्राण। ये कौन है? महाप्राण। ये कौन है? आपके महाप्राण। ठीक है, ठीक है। अब दिमाग में बिठा लो, पहला अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण,
अल्प प्राण 5 ही तो होते हैं, क ख ग घ अंग। अगर मैं आपसे बोलूंगा ख बेटा कौन सा होता है, तो आप फटाक से बता, ख कहां पे, क ख अल्प प्राण महाप्राण है, ख बेटा कैसा है आपका महाप्राण। मैं बोला घ कैसा है, घ घ अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, क ख ग घ बेटा कैसा हो गया पे महाप्राण। ठीक है ना, तो आप ऐसा आप यहाँ पे आप मेरे हिसाब से अब कर लोगे। ठीक है, यहां थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये ढौर इसमें आता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना ना। तो बेटा कैसा भाई, ये आपका अल्प प्राण, देखो अल्प प्राण महाप्राण, कोई दिक्कत नहीं किसी यहाँ पे। ठीक है, यहां पे सबको हो गया है। अब बेटा आप सेकंड लिख लो फटाफट से। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूंगा बताओ दो किसमें आता है, दो किसमें आता है, अंतिम बेटा आप बता सकते हो दो किसमें आता है, बिना चीटिंग किए हुए बता सकते हो बेटा, बिना कॉप में देखे हुए। दो बेटा कहां आता है, दो कहां आएगा, तो थ दो, तो थ दो अल्प महाअल्प, तो बेटा कैसे यहाँ पे अल्प प्राण है ना। कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं बेटा आप यहाँ पे, है ना, कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, बस ये सीक्वेंस याद रखना, अल्प महा अल्प है ना। ठीक है, और बेटा फिर अल्प पे नीचे फिर अल्प ही आएगा, महा के नीचे महा, योरोलोगो तालबेसा मूर्धन हो करने के लिए। ठीक हो गया, ठीक है, बहुत अल्प प्राण, वेरी गुड। ठीक है, समझ आ रहा है ना, ठीक है समझ आ रहा है। अब ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, अब लिखो स्वर तंत्री के आधार बेटा पे, सेकंड आ जाओ, स्वर तंत्रियों के आधार पर, तंत्रियों के आधार पर लिखो, आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर। फटाफट करो बेटा, थोड़ा जल्दी करते हैं ना तभी निपट पाएगा बेटा, ये थोड़ा जल्दी करो, फटाफट करो। देखो पे देखो, देखो स्वर तंत्रियां, पहली बात तो आप ये समझो स्वर तंत्रियां सर ये होती क्या है, जल्दी समझाता हूं, देखो जल्दी समझाता हूं। स्वर तंत्रियां मैंने अभी आपको बताया था बेटा पे, स्वर तंत्रियां क्या होती है आपके यहाँ पे देखो, ये है आपका यहाँ पे, ये आपका है वोकल कॉर्ड, जहां से बेटा आपके स्वर क्या होते हैं बाहर निकलते हैं। कुछ भी हम देखो, हम बेटा कुछ भी बोल पाते हैं, कुछ भी बोल पाते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, देखो समझो यहाँ पे, यहाँ पे आपका पे, यहाँ पे आपकी होती है स्वर तंत्री। सर कैसे होती है स्वर तंत्री, कुछ ऐसे देखो, ऐसे निकली होती है, ऐसे होती है स्वर तंत्री, ऐसे ये होती है स्वर तंत्री। मैंने आपको वहां भी समझाया था, आपको स्वरों में भी समझ में। देखो अब होता क्या है, देखो यहाँ पे जो ये स्वर तंत्री है ना बेटा, स्वर तंत्री आपके यहाँ पे किसी वर्ण के उच्चारण में क्या होता है, ये स्वर तंत्रियां आपकी फैलती हैं। किसी के उच्चारण बेटा क्या होता है, स्वर तंत्रियां आपस में फैल जाती है, ऐसे फैलती हैं, ये फैलती हैं। ठीक है ना, और किसी के उच्चारण में क्या होता है, ये सिकुड़ जाती हैं, ये अंदर चली गई, देखो ये अंदर चली गई। किसी के उच्चारण बेटा क्या होता है, ये सिकुड़ जाती हैं। अब एक बात बताओ, देखो अगर जिसके उच्चारण स्थान में सिकुड़ेंगी तो बेटा क्या होगा, आपका जो वर्ण है वो बेटा क्या होगा, आपका सीधे निकल जाएगा, टच नहीं हो पाएगा। स्वर तंत्री पर लगेगा क्या, स्वर तंत्री जब अंदर चली जाएगी तो बेटा वर्ण कहां चले जाएगा, सीधे आपका बाहर चले जाएगा, जाएगी नहीं जाएगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया है। अगर बेटा आपकी स्वर तंत्री सिकुड़ गई तो वर्ण बेटा क्या होगा, सीधे बाहर निकल जाएगा। क्या वर्ण स्वर तंत्री पे टकरा रहा है क्या, नहीं टकरा रहा है। अगर बेटा ये नहीं टकराएगा तो क्या इस स्वर तंत्री में ये वाइब्रेशन पैदा करेगा, वाइब्रेशन पैदा करेगा, ये नहीं करेगा। और बेटा जब ये वाइब्रेशन पैदा नहीं करेगा ना, जो वाइब्रेशन पैदा नहीं करता है बेटा, इसे हम कहते हैं अघोष वर्ण। क्या बोलते हैं इसको, अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, और जो क्या करेगा, वाइब्रेशन पैदा कर देगा, मतलब क्या होगा, जिसके उच्चारण में स्वर तंत्री बेटा क्या होगी, आपकी फैल जाएगी, स्वर तंत्री क्या होगी आपकी फैल जाएगी। और जब फैल जाएगी तो बेटा यहां से निकलेगा तो जो हवा है वो बेटा इस पे, ये वोकल कॉर्ड पे टकरा के निकलेगी ना, और जब टकरा के निकलेगी तो इसको हिलाते हुए चलेगी ना। ठीक है, तो बेटा इसे बोलते हैं आपकी क्या, सघोष वर्ण। क्या बोलते हैं इनको, सघोष वर्ण। बेटा सघोष सघोष आपको समझ में आ गया है, कैसे होता है बेटा, ये होते कैसे, सघोष सघोष कैसे होते हैं, जब आपकी जो बेटा ये वोकल कॉर्ड है, जो आपकी ये आपके यहाँ पे वोकल कॉर्ड है, जिसके उच्चारण बेटा ये क्या होगी, आपकी सिकुड़ जाएगी अंदर को, और हमारा जो वर्ण है वो सीधे निकल जाएगा बेटा। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे अघोष कहेंगे, क्योंकि बेटा ये वोकल कॉर्ड में, स्वर तंत्री में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन जिसके उच्चारण में स्वर तंत्री आपस में फैलेंगी, आपस में मिल जाएंगी, और बेटा फिर हमारे को वर्ण निकलेगा हमारे मुंह से, वो इसको क्या करेगा, हिलाते हुए निकलेगा, इसको टकराते हुए निकलेगा, है ना। तो ऐसे ही देखो, आपका हवा होती है ना, हवा, यहाँ पे मैंने एक कागज रखा, कागज देखो, मैं इस एक कागज को पकड़ लू, यहाँ पे फूंक मारूंगा तो भाई जब मैं उसके पास से हवा गुजरेगी तो वो कागज हिलेगा ना, वो कहां हिलेगा,
दूर मारूंगा या कांगड़े तो नहीं हिलेगा, ये वाइब्रेशन थोड़ा इससे कांगड़े से पैदा होगा, उसी तरह का है। समझ में आ गया होगा आपको, है ना? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो बेटा इस आधार पर आपके वर्ण कितने हो गए? आपके दो प्रकार के। एक कौन से होते हैं सर? अघोष। देखो हमने अल्प प्राण को पहले लिखा था ना, तो यहाँ मैं अघोष पहले लिखता हूँ ताकि मुझे अ को आगे रखना है। देखो अघोष हो गया, इधर मेरा अघोष, इधर लिखो आप सघोष फटाफट से, इधर लिखो आप सघोष, कोई दिक्कत नहीं इसका पे, कोई परेशानी नहीं है। अब बेटा आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, सीधे सीधे लिख के चलो। देखो क क ख ग घ अंग, ठीक है? क ख ग घ अंग, ठीक है? च छ ज झ य, ट ठ ड, ये वाला भी हो गया, ड ढ और अण, ठीक है? ट ठ ड अण, त थ द ध न, ठीक है? प फ प फ प भ म, कोई दिक्कत नहीं किसी का पे? इतनी बात सबको समझ में आ गई है? बहुत अच्छी बात है, ठीक है? देखो मौ तक तो मेरा क्लियर हो गया है। मौ तक पहला तो मेरा चरण यही होता ना, स्पर्श व्यंजन यही होता ना मेरा पे, तो यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो अब मेरा आगे कौन सा मेरा बे, इसके नीचे कहता भाई योरोलोव, योरोलोव। देखो देखो बेटा योरोलोव कहां है आपका बे? योरोलोव जो है वो आपका आता है सघोष में, योरोलो, ठीक है? योरोलो और आता है वो, ये बेटा आपके सघोष में आते हैं। सर ये सघोष में क्यों आ गए? आपको बेटा पता है कि यो, ठीक है? देखो ड्रॉ भी होता है ना, यो रो लोवा, सर सघोष में क्या आते हैं हम जानते हैं। देखो योरो लोगों को हम क्या बोलते हैं? अर्धस्वर, अर्धस्वर तो कहते हैं हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ पे अर्धस्वर। और आपको पता है देखो अर्धस्वर है तो स्वर नहीं है, ये स्वर तो है ही है बेटा, क्या है ये? स्वर है ये। अब जब ये स्वर हैं, आप मुझे बताओ स्वरों का उच्चारण स्थान क्या था? स्वरों का उच्चारण स्थान क्या था? सघोष ही तो था, सघोष ही था ना स्वरों का। देखो सघोष को ही बोलते हैं घोष, वहां भी समझाया था, घोष या सघोष एक ही बात है, ठीक है? तो स्वरों का उच्चारण स्थान जब घोष था तो ये भी तो अर्ध स्वर है, तो इनका भी उच्चारण क्या होगा बे? सघोष में ही तो होगा, ठीक है? बड़े ये आपके हो गए सघोष। आप देखो समझा पे योर लवर्डिंग है। अब देखो पे, अब तालव्य सौ, तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंत सौ, ये तीन तो बेटा आपके होते हैं कौन से? ये अघोष में होते हैं बेटा। कहां होते हैं आपकी? ये अघोष में। लेकिन बेटा यहाँ पे हो सघोष में होता है यहाँ पे, क्योंकि हो का उच्चारण तो ओ के जैसा है, ओ, और ओ कैसा आपका? सघोष है भाई, ओ सघोष है ना आपका, क्योंकि ओ बेटे क्या है आपका? एक स्वर है, और स्वर क्या होते हैं आपके? सघोष होते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई है? ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई है? बहुत अच्छा। तो बेटा आपको यहां पर देखो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मौ तक, यहां तक बेटा अगर आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए है। क ख इधर आ क ख अघोष है, ग घ अंग सघोष, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, तालव्य स दंत स, ठीक है? तालव्य मूर्धन्य स, और यहाँ पे हो। क्लियर हो गया? ठीक है, ये आपको यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब जरा हम बात समझते हैं कुछ बातें और, ठीक है? देखो यहीं पे आप एक लिखो देखो, सभी लिख लो, सभी स्वर, सभी स्वर बेटे क्या होते हैं आपके? सघोष होते हैं। देखो सभी स्वर क्या होते हैं आपके? सघोष होते हैं। तभी तो ये अर्ध स्वर भी क्या है? सघोष है। तभी तो बेटा आपके अर्ध स्वर भी क्या है? आपके सघोष है, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया है? हो गया आपको क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। स्वर तंत्र के आधार पर हो गया है, स्वर तंत्र के आधार पर हो गया है, सगो सगोस क्लियर है, सगो सगोस क्लियर है, ठीक है? सगो सगोस क्लियर हो गया है। अब हम बता बे तीसरा बेटा यहाँ पे क्या था? मुख और नाक से निकलने वाली हवा के आधार पे, मुख और नाक से निकलने वाली हवा के आधार पे। इसमें कुछ नहीं बेटा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको मैं एक लाइन में ही ये सब मैं आपको लिखा दूंगा। देखो लिखो मुख नाक से निकलने वाली हवा के आधार पर। देखो मुख नाक से निकलने वाली हवा, निकलने वाली हवा के आधार पर, हवा के आधार, ठीक है? मुख नाक, सॉरी हवा से बेटा पे, मुख नाक के प्रयत्न के आधार पर मैं बोल रहा हूं, मुख नाक के प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार, प्रयत्न के आधार पर,
देखो बेटा इसके आधार पे क्या होता है ना, वर्ण आपके दो प्रकार के होते हैं। देखो एक तो ऐसे होते हैं जिनमें हवा केवल मुख से निकलती है, जिनमें हवा बेटा क्या होता है, केवल मुख से निकलती है, जिनमें हवा, हाँ, नाक मुख के आधार पे, बिल्कुल वही नाक मुख के आधार पर, नाक मुख के प्रयत्न के आधार पे, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं मतलब जहां पे हवा केवल मुख से निकलती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हवा नाक और मुख बेटे दोनों से निकलती है। देखो समझो, जब हवा, ठीक है, जब बेटे क्या होता है आपका पे, हवा जब हवा केवल केवल मुख से निकलेगी, बेटे क्या, जब हवा केवल यहाँ पे केवल मुख से निकलेगी यहाँ पे, तो उसे हम कहते हैं क्या, नी रा नु ना, निरानु ना सिक, क्या बोले निरानुनासिक, क्या बोलो उसका वहां पे निरानुनासिक कहेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा जब हवा कहां निकलेगी, मुख से भी निकलेगी और बेटा किससे निकलेगी, नाक से भी निकलेगी, ठीक है ना, मुख और नाक बेटा दो से निकलेगी, तब इसे हम कहेंगे अनुनासिक कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम यहाँ पे, अनुनासिक कहेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है, अनुनासिक कहेंगे बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तब हम इसी क्या बोलेंगे यहाँ पे, अनुनासिक कहेंगे, ठीक है। अब देखो जरा बात समझते हैं, यहाँ पे एक बात समझने, देखो एक बात तो याद रखने का, अपने मूल रूप में, ठीक हो, ठीक है, जो सभी वर्ण बेटे कैसे आपके निरानुनासिक होते हैं, केवल किसको छोड़ के, पंचमाक्षरों को छोड़ करके, ठीक हो गया, ठीक है। तो अनुनासिक में कौन से होते हैं, बस ये ध्यान रखना, बाकी सब आपके बेटे क्या होते हैं, अनुनासिक बोलते हैं, पांचवें वर्ण हैं, कौन कौन से आप, अंगो, यो, अणो, ठीक है, नौ और मो, बस ये बेटा आपके होते हैं, आपके अनुनासिक होते हैं। इसके अलावा बाकी सारे क्या होते हैं, आपके निरानुनासिक होते हैं। क्या कोई मुझे बता सकते हैं निरानुनासिक ठीक लिखा गलत लिखा मैंने, निरानुनासिक शुद्ध और शुद्ध माता है, सही लिखा है गलत लिखा है, अंतिम बेटा मैंने सही लिखा गलत लिखा है, बता सकते हैं आप मुझे क्या, निरानुनासिक मैंने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है, निरानुनासिक मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, कोई है ऐसा बताने वाला मुझे, निरानुनासिक आप सही लिखा गलत लिखा, ठीक है। देखो चलो बेटा भाई ये कैसा, भाई ये गलत लिखा है, फिर कैसे बता रहे हो आप हमें, देखो होता क्या है, नीर प्लस बेटे क्या होता है आपका, अनुनासिक, अनुनासिक ये तो होता है, नीर बेटा इसमें क्या है, उपसर्ग है, ये क्या आपका अ है ना, ये भी नीर अनुनासिक थोड़ी ना है, अगर ये आ होता तो बेटा यहाँ पे रॉ में क्या लगता, आ लगता, जब बेटा ये खाली नीर प्लस अनुनासिक है तो नीर रॉ में हलंत लग के ये अ तो चिपक जाएगा ना, तो नीर नुनासिक होता है, निर्नुनासिक होता है बेटा, निरानुनासिक आपका गलत होता है, ठीक है ना, ये गलत होता है, निर्नुनासिक होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक नहीं है सर, चलो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता चल गया है तो अच्छी बात है, बट कैसा आप नीर, नीर प्लस अनुनासिक होता है ना, निरानुनासिक होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मुख नाक क्या था पता चल गया है, मुख नाक के अगर समझ में आ गया आपका बे, अब बेटा आपको फटाफट से आपको आखिरी लिख लेना है, फटाफट से लिखो, फिर लिखो जीव और होठ के आधार पर, लिखो जीव होठ के आधार पर, फटाफट से लिखो बेटा ना, बस ये लास्ट करते हैं, बस आखिरी है, वैसे भी आखिरी है, लिखो जीव और होंठ के आधार, फटाफट लिखो जीव होंठ के आधार पे, इसे निपटा लेते हैं बेटा, लिखो फटाफट, लिखो जीव होंठ के आधार पे, कैसा पे, जीव और होंठ, जीव, जीव व होंठ के प्रयत्न के आधार पे, फटाफट से लिखो जीव और होंठ के प्रयत्न के आधार पे, ठीक है। देखो क्या क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है समझना, ठीक है। फिर से फटाफट से लिखो, क ख ग घ अंगो, चौ छ, आलस मत करना बेटा ना, चौ से जौ, चौ छ जौ, जौ झ यो, ट ठ ड, ड ट ठ ड ढ ध और अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ठीक है, ठीक है, लिख दिया आपने यहाँ पे, मेरे हिसाब से आपने बेटा पे लिख दिया होगा, ठीक है। अब देखो समझो यहाँ पे कोई इश्यू वाली बात नहीं, देखो बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, इन सबको हम सीधे सीधे करके चलते हैं। देखो बेटे यहां से यहां तक के हमारे सब क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, बेटे क्या बोलते हैं सबको, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श 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 स्पर्श, बेटा स्पर्श आप कितने होते हैं आपके 25 होते हैं, काउंटिंग हम बेटा बाद में करेंगे, है ना, काउंटिंग हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल हम इतना करते हैं, ठीक है। काउंटिंग बेटा हम काउंटिंग थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, काउंटिंग कल करेंगे, काउंटिंग कल करेंगे, अभी नहीं हो पाएगा बेटा, इसमें बहुत टाइम लगेगा, काउंटिंग में, काउंटिंग कल करेंगे, कल थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, फिर उससे हम आगे बढ़ जाएंगे, कल हम काउंटिंग से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है।
चलो कोई इश्यू वाली बात नहीं। तो बेटा पे स्पर्श आपके हो गए। इसके अलावा देखो ध्यान रखना पे, ये जो आपका पे टॉ ठो डॉ ढो है ना, इन्हें स्पर्श के साथ में इन्हीं को बेटा इन्हें पे इन्हें संग का कठोर वर्ण भी कहते हैं। स्पर्श के साथ में बेटा इनको हम एक नाम और देते हैं, इनको कठोर वर्ण। इन्हें एक नाम यहाँ पे कठोर वर्ण देते हैं, क्या बोलते हैं इनको, कठोर वर्ण। ठीक है, इनको बेटा स्पर्श के साथ में हम एक नाम और देते हैं, क्या बोलते हैं इनको, हम कठोर वर्ण कहते हैं। एक बात है यहाँ पे। दूसरी बात समझना, देखो दूसरी बात, चौ छौ जौ झो जो है ये स्पर्श तो है ही है, बेटा स्पर्श के साथ में इनको बोलते हैं संघर्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, संघर्षी। तरह से क्यों बोलते हैं, क्यों इनका उच्चारण अपना हम इनके उच्चारण शुद्ध नहीं करते बेटा, चौ छो जौ झो। ठीक है, हम बेटा इनको मुंह से हम ज्यादा हवा निकालते हैं, हमारे मुंह में उष्ण यानी ऊष्मा जो है ज्यादा पैदा होती है, इसलिए बेटा हम क्या करते हैं, चौ छो जौ झो को हम स्पर्श तो कहते ही कहते हैं, साथ बेटे क्या है आपके संघर्षी भी है। टॉठ और डोढ़ होना बेटा आपकी स्पर्श व्यंजन तो आपकी है ही है, लेकिन बेटा इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कठोर वर्ण भी कहते हैं, भूल मत जाना। ठीक होगा, ठीक है। आप देखो यो और बेटा आपका वो, यो वो, ठीक है। इस यो वो को आपको पता है, हम बेटा यो वो को हम इसे अंतस्थ, अंतस्थ तो बेटा हम इसे कहते ही कहते हैं, अंतस्थ हम इसे कहते ही कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ हम इसे कहते ही कहते हैं। मूल रूप से बेटा अंतस्थ आपकी यही है, अंतस्थ आपकी यही है। ठीक है, समझे, इन्हीं को बेटा हम बोलते हैं अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं इनको, हम अर्ध स्वर कहते हैं। घबराने का नहीं बेटा, यो रोलो को भी कहते, यो वो रोलो को भी लिख दूंगा मैं यहाँ पे, उनको भी अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ चार होते हैं ना हमारे, परेशान नहीं होने का, ठीक है ना, मैं लिख दूंगा, घबराने का नहीं है। ठीक है, लिखा देखो, एक बात आप देखो बेटा बे इन्हीं को ही इनको ईसत, एक ऐसे लिखो, इन्हीं को ईसत स्पर्श भी कहते हैं, ईसत स्पर्श। सर ईसत का मतलब क्या होता है बेटा, ईसत का मतलब होता है आपका थोड़ा, जो थोड़ा स्पर्श करते हैं, कम स्पर्श करते हैं। ये तो सब आपके स्पर्श वाले हैं। स्पर्श मतलब क्या होता है सर, क ख ग घ, जब हमारी जो हवा है वो हमारे दोनों इस पे लगती, गालों पे है ना, स्पर्श करती हवा। ठीक है, इसमें ये अर्धस्वर है, तो इसमें हवा क्या होती है ना, थोड़ी स्पर्श करती है, इसलिए ईसत स्पर्श कहते हैं, मतलब कम स्पर्श बेटा करती है। ईसत का मतलब क्या होता है, थोड़ा या फिर कम। ठीक है, ठीक है। आप देखो हो गया, लेकिन बेटा देखो अंतस्थ में, अंतस्थ में आपका देखो एक बात हमें, यो, ठीक है, यो रो लो, योरलो, जब बे एक बात समझ देखो पे, अगर कोई आपसे बोले सर अंतस्थ कितने होते हैं, आप बोलोगे सर अंतस्थ कितने होते हैं, चार होते। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो हो गया, ठीक है, देख रहे हो बेटा, आप सही है ना, अब सही है सर, ठीक। तो देखो हो गया है, देखो ये बेटा आपके अंतस्थ कितने हैं, आपके चार होते हैं। सर कौन कौन से, इन सब को मिला के बेटा हम अंतस्थ भी कहते हैं, ठीक है ना, वो हमको पता है, अभी लिख दूंगा। देखो इसके अलावा रॉ को देखो, रॉ को बेटा आपको बोलते हैं, इसे बेटा दो नाम देते हैं, एक बोलते हैं प्रकंपित, प्रकंपित कहते हैं, क्या बोलते हैं इसका पे, प्रकंपित। और बेटा इसी को बोलते हैं लुंठित, लुंठित भी कहते हैं, प्रकंपित और लुंठित, इसे हम दोनों कहते हैं। ठीक है, किसे, लॉ को, जो आपको बेटा ये सॉरी लॉ को, लॉ बेटा आपका लॉ को बोलते हैं, लॉ को इसे बोलते हैं ना पार्श्विक, पार्श्विक बोलते हैं, पार्श्विक। ठीक है, पार्श्विक कहते हैं, पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब क्या होता है, लॉ, लॉ जब हम बोलते हैं ना, तो जीभ बेटा हमारी ऊपर को चली जाती है और जीभ के दोनों साइड से नीचे से हवा बाहर निकल जाती है। पार्श्व मतलब क्या होता है, दोनों किनारे। पार्श्व का मतलब एक्चुअली होता है बगल। पार्श्व बेटा आपका पड़ोसी भी बना हुआ है, पड़ोसी, पार्श्विक पड़ोसी। ठीक है, इसका मतलब है बगल, बगल। पार्श्व का मतलब क्या होता है, बगल, बगल से बेटा हवा निकल जाती है ना, इसे पार्श्विक कहते हैं। किसे यहाँ पे, रॉ को, ठीक है, यहाँ पे लॉ को। अंतस्थ में बेटा आप देखो, यो वो, यो रो लो वो, चार होते हैं।
अंतस्थ में यहाँ पे आपके 4 होगा। कौन सा पे? 2 तो ये होगा आपका पे, रॉ और लॉ भी आपके होते हैं अंतस्थ होते हैं, ठीक है। लेकिन देखो मूल रूप से अंतस्थ है ना, मूल रूप से बेटा आपके 2 ही होते हैं वैसे ही, ठीक है, कोई बात नहीं है। अंतस्थ हमारे 4 हो गए। यहां तक सबको समझ में आगे नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बेटा आपको एक बात और समझनी है, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और बेटा आपका ह, ठीक है। देखो इन्हें हम कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम उष्ण, बेटा बोलते हैं उष्ण। और बेटा इन्हीं को कहते हैं संघर्षी। क्या बोलते हैं इनको? संघर्षी। देखो जैसा आपका ये 100 का उच्चारण है ना, ऐसी बेटा आपका 100 का भी उच्चारण होगा। शो, चो, सो, चो, थोड़ा सेम होगा। 100, चौ, छो, 100, 100, चो, छो, जो, 100, 100, 100 हो, चो, छो, जो, ऐसा हम बोलेंगे ना, तो एक से बेटा उच्चारण स्थान है, इसलिए बेटा इनको हम संघर्षी कहते हैं, इसलिए इसको भी संघर्षी कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। लेकिन ना उष्ण नहीं कहते बेटा, उष्ण नहीं कहते इनको, है ना, मतलब उतनी एनर्जी पैदा, उतनी ऊष्मा पैदा ये नहीं कर रहे हैं, उष्ण नहीं कहते हैं, संघर्षी इनको हम जरूर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको समझना है, आखिरी बात बेटा आज की, देखो एक आपको समझना यहाँ पे, कौन सा पे? देखो समझो यहाँ पे, एक बेटा आपका यहाँ पे, ये आपका है आपका डॉ, ठीक है, ये बेटा आपका होता है आपका ढॉ, ठीक है, ठीक है, ये आपका डॉ और ये वाला हो गया है। इन दोनों को मैं आपको यहां लिखना है, देखो मैं तो इधर लिखा, मेरी जगह यहाँ पे थोड़ी कम है, ठीक है ना बेटा। देखो आप डॉ और ढॉ, इनके बारे में आप एक केस तो पहले आप ये समझ देखो, इन दोनों को हम बोलते हैं उच्छिप्त। क्या बोलते हैं इनको? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? उच्छिप्त। सर उच्छिप्त क्यों बोल रहे हैं इसको? देखो उच्छिप्त क्यों बोल रहे हैं इसको, देखो बेटा आपका ये जो आपका ये आपका है, ये आपका कुछ इस तरह, देखो समझना, ये आपका यहाँ पे, ये आपका मुंह है, ठीक है। देखो जीभ, हमारी जो जीभ है ना, देखो एक तो आपका ही आपका, ये आपका है डॉ, डमरू वाला, ये आपका है ढौ, ढकन वाला। लेकिन ये सड़क अड़ो, ये पढ़ना अड़ो, सड़क पढ़ना, सड़क पढ़ना, ठीक है। अब देखो चक्कर क्या है, एक बात तो आप ये समझना, आप देखो ये दोनों जो हैं, ये जो बिंदी वाले हैं, ये बेटा हमेशा बीच में आते हैं, शब्द के शुरुआत में ये कभी नहीं आते हैं, ठीक है, ठीक है। शब्द के शुरुआत में ये कभी नहीं आते हैं। देखो मैं लिखूंगा डोली, लिखूंगा डोली, तो जबरदस्ती का बेटा यहां बिंदु नहीं लगाना है, नहीं होता है, नहीं लगता है। जब भी बेटा आपका डॉ और ढौ शुरुआत में आएगा, इनमें बिंदी नहीं लगती है, उनका उच्चारण ये वाला होता है। ये बेटा हमेशा कहां आते हैं? बीच में आते हैं। कहां आएंगे सर? सड़क में। देखो बीच में आएगा सड़क, बीच में आया तो आपका ये लग गया, ठीक है। जैसे आप लिखो ढक्कन, देखो ढक्कन लिखा मैं, ढक्कन शुरू में आ गया नहीं है, तो बेटा इसमें बिंदी नहीं लगेगी। ढक्कन बेटा शुरू में आ गया, कोई भी कर लो आप, चाहे डोली कर लो, ढक्कन कर लो, है ना, और ड्रम कर लो, ड्रम जो भी है। लेकिन बेटा बीच में आएगा ना, बीच में आएगा, जैसे मैंने पढ़ना, बीच में आएगा तो बेटा हमेशा इसमें क्या लग जाएगा? ये बिंदु लग जाएगा, है ना, ये बिंदु लग जाएगा। अब इसमें से चक्कर क्या है? चक्कर कुछ ऐसा है, देखो एक बात समझा पे, देखो समझा पे, है ना, देखो टॉ ठो डॉ ढो अणो, टॉ ठो डॉ ढो अणो, ये किस वर्ग के हैं बेटा? ये मूर्धा वर्ग के हैं, मूर्धा। अभी बताया था ना इससे पहले, बेटा किससे है? मूर्धा। मूर्धा कौन सा एरिया होता है हमारा? ये वाला, देखो ये मूर्धा। जीभ बेटा हमारी कहां जाती है? यहां जाती है, यहां जाती है, ठीक है। एक बात समझ दिखा पे, जब बेटा हमारी जीभ सबसे ऊपर जाती है, उच्छिप्त का मतलब होता है ऊपर से। उच्छिप्त का बेटा मतलब किससे होता है आपका? ऊपर से मतलब होता है, किसका? उच्छिप्त का मतलब। क्लियर हो गया? ठीक है। एक बात आप और समझना, देखो उच्छिप्त का मतलब बेटा क्या होता है आपका? पे ऊपर से होता है, एक बात समझ गए। दूसरी बात समझो, दूसरी बात देखें, जब मैं बेटा ये डॉ का उच्चारण करता हूं ना, डॉ का उच्चारण स्थान, डॉ का, डॉ कहने में हमारी जीभ यहां तक बेटा प्रॉपर जाएगी और थोड़ी देर रुकेगी। डॉ, डॉ, डोली, डमरू, डॉ के उच्चारण बेटा हमारी जीभ यहां पे प्रॉपर जाएगी और बेटा यहां जाके थोड़ी देर रुकेगी, फिर वापस आएगी। क्लियर? लेकिन बेटा देखिए यहां पे उच्छिप्त में क्या होगा? जीभ फटक से जाएगी यहां पे और इसको थप्पड़ मार के सीधे आ जाएगी, ठीक है। देखो पढ़ना, पढ़ना, ये जो अड़ो कहां आ रहा है आपका बे? जब बेटा सड़क, देखो सड़क, एक सड़क आप बोलो, एक बोला डोली, डोली, देखो डोली में डो में यहां पूरा जीभ जाएगी, बढ़िया देर तो रुकेगी,
डोली, लेकिन अड़क सड़क, अड़क सड़क, सड़क में आपका पे जीभ यहां जाएगी, इसको थप्पड़ मार के तुरंत नीचे आ जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, क्योंकि इसके उच्चारण में बेटा जीभ ऊपर जाती है, इसलिए इसको उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ये जीभ इसको बेटा थप्पड़ मार के तुरंत आ जाती है, इसीलिए इस वर्ण को एक नाम और देते हैं, ताड़न जात। क्या बोलते हैं इसको? ताड़न जात। ताड़न जात का मतलब सर क्या होता है? ताड़न जात का मतलब जो मार करके, ठीक है, जो मार करके प्रताड़ित करती है, किसको? इसको प्रताड़ित करती है, इसको मूर्धा को प्रताड़ित करने वाली चीज है, मूर्धा को प्रताड़ित है, थप्पड़ मारती है। कौन मारती है? हमारी जीभ। ठीक है, तो बेटा इसी क्या बोलते हैं? इस दो और जो आपका ये आपका है, इसे उच्छिष्ट भी कहते हैं और इसे ताड़न जात, बीच में आ रहा है तो यहां पे क्या लगेगा? बिंदु लगेगा, ताड़न जात भी कहते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो आपका ये हो गया, आपका ये वाला हो गया और ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? देखो एक तो द्विगुण, आपको पता ही है 2 गुण होते हैं इसमें, द्विगुण तो यही है, इसके अलावा उच्छिष्ट, उच्छिष्ट और बेटा इसके अलावा ताड़न जात, ताड़न जात। सबको समझ में आ गया है बेटा? उच्छिष्ट और क्या हो गया यहाँ पे? ताड़न जात। इतनी बात सबको समझ में आ गई? नहीं आ गई है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी का पे? कोई दिक्कत तो नहीं किसी का पे? मेरे हिसाब से बात पे आप कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए है। अंतिम बेटा आपको ये सब बातें समझ में आ गई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आज की बेटा आप लिखो आखिरी बात, इसको बेटा ध्यान रखना पे, इसे उच्छिष्ट और ताड़न जात हम दोनों कहते हैं। ठीक है, अब आज की लिखो अब आखिरी बात। सर आखिरी बात मुझे आप क्या बताएं? देखो पे एक बात समझो, पे देखो अंतस्थ का जरा खेल समझना, अंतस्थ खेल सिंपल समझो। देखो पे एक्चुअल में क्या है, संस्कृत में बेटा, देखो संस्कृत में, ठीक है, किस पे? संस्कृत में, संस्कृत में बेटा आपके अंतस्थ जो थे ना, अंतस्थ, संस्कृत में बेटा आपके जो अंतस्थ थे, अंतस्थ बेटा आपके जहां पे जो अंतस्थ थे, यहाँ पे अंतस्थ, ठीक है सर, ये कितने थे आपके? 4 थे। अंतस्थ कितने? 4। सर कौन कौन से थे आपके? य, र, ल, व। ठीक है, हो गया है। अंतस्थ का मतलब क्या? अंतस्थ का मतलब क्या? ईसत स्पर्श अर्ध स्वर, जब बेटा हवा क्या होगी? कम निकलेगी। ठीक है, अर्ध मतलब आधे स्वरों के जैसा बिहेव करेंगे। लेकिन बेटा देखो समझो यहां पे, अब हिंदी में हम लोग क्या करते हैं? हम हिंदी में इस र और इस लो को बेटा पूर्ण, इस र और लो को पूर्ण व्यंजन, पूर्ण व्यंजन, पूर्ण व्यंजन का दर्जा इन्हें मिल गया है, का दर्जा इन्हें मिल गया है। किसको सर मिल गया है? रो और लो को हिंदी में पूर्ण व्यंजन का दर्जा मिल गया है। सर किसे मिल गया है? हिंदी मिल गया है। तो हिंदी में वर्तमान के अंदर अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हिंदी में बेटा अब यहाँ पे कितने हैं? केवल य और व। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा य और वो बेटा कैसा आपका पे अंतस्थ है, क्योंकि बेटा मैंने आपको ये सब हिंदी का पढ़ा रहा हूं मैं, हम तो हिंदी ही पढ़ रहे हैं ना। मेरे कहने का मतलब ये है, कभी आपसे पूछ दे बेटा निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है, कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, या बेटा पूछ दे कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, कौन सा बेटा अंतस्थ व्यंजन? कोई, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, अच्छी बात है। देखो बेटा बे हिंदी में कौन सा अंतस्थ व्यंजन बेटा आपका नहीं है? तो यहाँ पे रॉ और लॉ बेटा अब ये हिंदी में अंतस्थ नहीं रहे हैं बेटा, अब ये हिंदी में अंतस्थ नहीं है बेटा, ये अंतस्थ केवल किसमें है? संस्कृत में ये अंतस्थ है, हिंदी में बेटा अभी कोई अंतस्थ नहीं रहे हैं। हिंदी में बेटा आपका रॉ और लॉ को पूर्ण व्यंजन का दर्जा मिल चुका है। क्लियर हो गया? ठीक है, क्या आपको बात समझ आ गई है? तो बेटा ये आपका हो गया व्यंजनों का पूर्ण डिवाइडेशन। ठीक है, तो आज बेटा हम इसको यहीं तक रखते हैं, कल हम करेंगे इससे आगे। ठीक है, कल हम थोड़ा सा इनकी पहले गणना करेंगे और बेटा फिर हम इसमें आगे निकल पड़ेंगे फटाफट से। ठीक है, चलो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।